So, Auzubillahi minash shaitanir rajeem, Bismillahir Rahmanir Rahim. A very warm welcome and Assalamu alaikum to all participants and the faculty. मैं देख रहा हूँ कि शायद हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो कल इंट्रोडक्शन में शायद शामिल नहीं थे। अगर हम ऐसे पार्टिसिपेंट्स की इंट्रोडक्शन भी शुरू में कर लें तो उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो हम इंट्रोड्यूस हो जाएंगे अपने बाकी पार्टिसिपेंट्स से, एंड इन द मीन टाइम हमारे कुछ ऑफिसर्स और ज्वाइन कर लेंगे हमें। सो कल जो पार्टिसिपेंट्स नहीं थे या कल जिनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, ऐसे पार्टिसिपेंट्स अगर मौजूद हैं तो वो इंट्रोडक्शन करा दें, अपना नाम, अपना रैंक और अपनी मौजूदा पोस्टिंग और कितने साल की सर्विस है उनकी। नाम, रैंक, मौजूदा पोस्टिंग और कितने साल की उनकी सर्विस रही है। ये अगर कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने कल अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराया था तो वो करा दें। भले वो बताना चाहें ऑडियो पर तो बता सकते हैं, और चैट में इंट्रोडक्शन अपना शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। मकसद इसका एक ये भी है कि इंट्रोडक्शन हो जाए, और एक मकसद ये भी है कि इंटरेक्शन हर ऑफिसर की तरफ से बिल्ड हो जाए। आप एक दफ़ा इस प्लेटफॉर्म पे बात कर लेंगे, आपकी आवाज़ को खुद सुन लेंगे, यू गेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस आफ्टर दैट, और आपके लिए वो इंटरेक्शन आसान हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग भी ईजी हो जाती है। सो जो ऑफिसर्स मुझे सुन रहे हैं और जिन्होंने अपना इंट्रोडक्शन कल नहीं करवाया था, वो जो है अपना माइक अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन जिसमें नाम, आपका रैंक, नाम के साथ रैंक हमारा नेचुरली पुकारा जाता है, और उसके बाद फिर आपकी करंट पोस्टिंग और नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ सर्विस, कितनी साल सर्विस है आपकी, ये आपने सिर्फ शेयर करनी है हमसे, बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ भी, ताकि तमाम लोग मुतला हो जाए इस बारे में, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन शेयर हो जाए। सब इंस्पेक्टर कासिम बात कर रहा हूँ थाना सुपरमार्केट से। 30 इयर्स हो गई है सर्विस को। सब इंस्पेक्टर शहजाद आलमगीर और 2002 के अपॉइंटी हूँ, डायरेक्ट ASI थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, और तकरीबन 20 साल हो चुके हैं, और सर के अंडर मैंने की कमांड के अंदर मैंने SHशिप भी की है। अलीम आचार्य, पोस्टिंग SSP ऑफिस में मैं 96 में अपॉइंटमेंट हुई थी, इंस्पेक्टर हलीमा। कौन से SSP ऑफिस में हलीमा? SSP साउथ इजरी। ओके, सो वालेकुम सलाम हलीमा, वेलकम। आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को मेरा मकसद ये था और हमेशा होना चाहिए कि हम इंटरेक्शन करें एक दूसरे से, गुफ्तगू। लेकिन अब आप सब अपने माइक म्यूट कर सकते हैं भले, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना जो आज का सेशन है। इसमें जो हमारी प्रेजेंटेशन है इसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे, कुछ स्लाइड्स के ऊपर बात करेंगे। सो हम इसका फॉर्मल स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कल जैसे बात हुई थी, इस सेशन का मकसद, इस ट्रेनिंग का मकसद ये है कि जो क्राइसिस सिचुएशन है, बहरान या क्राइसिस, ये पुलिस ऑफिसर्स का रोज़ाना का मामूल है इनको फेस करना। अच्छे पुलिस ऑफिसर्स या कामयाब पुलिस ऑफिसर्स वही समझे जाते हैं जो बहरान या क्राइसिस को बनने से पहले उसे मिटिगेट कर दें, उसे कंट्रोल कर लें, सिचुएशन पे काबू पा लें। जिनको सिचुएशन को पैसिफाई करने की टैक्टिक्स आती हैं, टेक्निक्स आती हैं, वो आसानी से उस पर काबू पा लेते हैं। और दूसरे नंबर पे जो हाजिर दिमागी के साथ और मौके के ऊपर अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं, वो यकीनन बेहतर रहते हैं बनिस्बत उनके जो मौके को फेस करने के बजाय अवॉइड करने का रास्ता इख्तियार करते हैं। क्योंकि देखें, पुलिस में हमारे सामने दोनों रास्ते होते हैं, चाहे वो एक SHO हो, चाहे वो एक SSP हो, चाहे वो इसके दरमियान का कोई रैंक हो या इससे सीनियर या जूनियर। हमारे पास दोनों रास्ते होते हैं। एक सिचुएशन है, आप आम सी मिसाल ले लें, एक आम आदमी की तरह से आप रोड पर से गुजर रहे हैं, आपने देखा एक एक्सीडेंट हो गया और एक शख्स जो है वो रोड के किनारे पड़ा हुआ है, कोई मोटरसाइकिल सवार था। आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता, आप उन तमाम तमाशबीनों की तरह वहाँ रुकें और तमाशा देखते रहें जो तमाशा देखने वालों में ऑलरेडी शामिल होते हैं, जो हमारा कल्चर है। और दूसरा रास्ता ये है कि आप उसके लिए कुछ करें, कुछ नहीं तो 15 को या ईदी को या किसी और एम्बुलेंस सर्विस को आप कॉल करके और बताएं कि जी यहाँ पर एक बंदा गिरा हुआ है, इसको उठा लें फौरी तौर पर। 15 पे पुलिस को इत्तला कर सकते हैं कि यहाँ पर एक हादसा हो गया है। आम आदमी के तौर पे भी आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, या फिर आप अवॉइड करें और चले जाएं। लेकिन पुलिस ऑफिसर के पास ये जो दूसरा ऑप्शन है, उसे सिचुएशन को फेस करना तो ज़रूरी है। आम आदमी अगर सिचुएशन को अवॉइड करके चला जाएगा तो शायद कल उससे कोई भी नहीं पूछेगा कि आपने सिचुएशन को अवॉइड क्यों किया। लेकिन पुलिस ऑफिसर से ज़रूर सवाल होगा
कि आपके एरिया में, आपकी जुरिस्डिक्शन में, आपकी कमांड में आपके एक वाकया हुआ जो आपके सामने आया, या एक मामला हुआ, या एक इंफॉर्मेशन मिली जो आपके सामने आई, आपने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? जो कानूनन जो एक्शन लेना बनता था, जो कानून और कायदा, रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक आपको काम करना चाहिए था, आपने वो क्यों नहीं किया? सो मैं ये बात कल भी कह रहा था, मैं रिपीट इसी बात को करते हुए बात शुरू कर रहा हूँ आज की गुफ्तगू, कि हमारा हर कमीशन और ओमिशन, काम करना या काम न करना, ये दोनों चीज़ों के हम जवाबदेह होते हैं बीइंग पुलिस ऑफिसर्स, क्योंकि हम जो है वो सब्जेक्ट ऑफ लॉ हैं, हम कानून के जवाबदेह हैं, हम कानून के तहत काम करने वाला इदारा है, और कानून हमसे दोनों सवालात करता है, कमीशन के बारे में भी, ओमिशन के बारे में भी। यानी कोई अमल हमने किया तो उसके बारे में भी सवाल करता है कानून हमसे, और अगर हमने नहीं किया तो उस बारे में भी हमसे सवाल करता है कि अगर हमें करना था और हमने नहीं किया तो क्यों नहीं किया। लिहाजा कोई सिचुएशन आपके सामने आती है तो आपको अवॉइड करके उसे चले जाना, ये ऑप्शन आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। ये आपको इसका जवाबदेही करनी पड़ सकती है, और बहुत सी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई माकूल जवाब ना हो और आपको उसके नताइज, इसके बजाय उस सिचुएशन को फेस करना, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपनी अकल, समझ, कानून की मामलात की आपकी जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है वो, और उसके बाद आपकी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो, उसको इस्तेमाल करते हुए उस सिचुएशन से डील करना, ये है वे फॉरवर्ड, ये है रास्ता जो आपको इख्तियार करना है। और इस रास्ते को इख्तियार करने में यकीनन हर सिचुएशन, हर आने वाली सिचुएशन दूसरी सिचुएशन से मुख्तलिफ होती है, तो हर आने वाली सिचुएशन के अंदर आपको मुख्तलिफ तरीके से डील करना होता है, हर आने वाली सिचुएशन के साथ आपको मुख्तलिफ अंदाज से डील करना होता है। तो हर सिचुएशन चूंकि दूसरे से डिफरेंट होती है, तो आपको एक नए स्किल सेट के साथ, एक नए थॉट प्रोसेस के साथ, एक नई प्लानिंग के साथ उसमें उतरना पड़ता है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं कानूनन भी, और आपके जो कवायद व ज़वाबित हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके हवाले से भी बुनियादी चीज़ें कुछ कानून में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में मेंशन कर दी गई हैं, वाज़ेह तौर पर लिख दी गई हैं, जिनको आपको फॉलो करना है। और अगर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे तो फिर आप जवाबदेह हो जाते हैं। अगर आप उन्हें फॉलो करते हुए कोई अमल करते हैं तो जाहिर है उसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है। हम तो कोशिश कर सकते हैं, नतीजा तो हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, हालात भी नताइज को जो है वो तय करते हैं। लेकिन आपको अपने हर अमल का बहरहाल जवाब देना होता है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इक्विप करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किल्स को पॉलिश करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इल्म को बढ़ाने की ज़रूरत है इस मामले में, कि आपको आने वाले क्राइसिस से किस तरह डील करना है। और ये सिचुएशन वक्त के साथ साथ डेवलप होगी, और आप जिस कदर सीखते चले जाएंगे, ये सिचुएशन आपको उसी कदर बेहतर पोजीशन में प्लेस कर देगी किसी भी मामलात से डील करने में। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आप ने कानून ना पढ़ा हो, आप सिर्फ ये अज्यूम कर लें कि आपने पीपीसी, सीआरपीसी, कानून शहादत, पुलिस रूल्स, ये आपने ना पढ़े हों, लोकल स्पेशल लॉज जो हैं वो आपने ना पढ़े हों, तो आप एक कदम भी नहीं चल सकते। आपको कानून और ज़वाबित पता होने चाहिए, जब भी आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो वर्किंग के जो इश्यूज़ हैं, ये जब तक आप इनसे गुजरते नहीं, जब तक आप इन्हें थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से नहीं देखते, जब तक आप इन्हें बेहतर तरीके से डील करने की पोजीशन में नहीं होते, और आपसे गलतियां होने के और उन गलतियों के नतीजे में नुकसानात होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये आपको पता है कि हमारी एक गलती जो है वो एक आम प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में जो गलती होती है उससे ज़्यादा संगीन हो सकती है, क्योंकि आम से प्रोफेशंस में जो गलतियां होती हैं उनसे छोटे मोटे लॉसेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन हमारी किसी भी अमल का ताल्लुक ज़्यादातर लोगों के जान और माल से होता है। तो लोगों की जान का जो नुकसान है, लोगों की लाइफ को जो रिस्क होता है या लाइफ को जो थ्रेट होता है, वो मामला सबसे ज़्यादा सीरियस लिया जाने के काबिल होता है। तो ऐसे मामलात में हमें बिल्कुल हसास नौयत से, इसको एहसास के साथ सेंसिटाइज होकर इसको डील करना चाहिए, प्रॉपर सेंसिटिविटी के साथ, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ और प्रॉपर रियलाइजेशन के साथ इसको डील करना चाहिए। तो इस कोर्स का भी मकसद यही है कि ऐसे जो सिचुएशंस बनती हैं जिनके अंदर आप एक क्राइसिस से दो चार होते हैं या क्राइसिस का सामना करते हैं, उसमें आपने किस तरीके से बिहेव करना है। और क्राइसिस बहुत सी किस्म के हो सकते हैं। क्राइसिस लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस भी हो सकता है,
क्राइम होने की सूरत में एक बहुत बड़ा टेररिज्म का इंसिडेंट हो सकता है, वो क्राइसिस हो सकता है। आपका थाने के अंदर या आपकी पुलिस आपके ऑफिस के अंदर कोई बड़ा खुदा न खास्ता हादसा या वाक़या हो सकता है, इलाके में कोई बड़ा ट्रैफिक वाक़या हो सकता है, ट्रैफिक हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं कोई छत गिरने का हादसा हो सकता है। हादसे बहरान मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, क्राइसिस बेशुमार किस्मों के हो सकते हैं। हम इस कोर्स के अंदर जिन क्राइसिस की बात करेंगे अभी हम उनकी कैटेगरीज आपको बताएंगे, क्योंकि हमने इस कोर्स को कोशिश किया है कि इसको फोकस करके चलें। अगर हम हर किस्म के क्राइसिस को डील करेंगे तो फिर तो क्राइसिस की कोई लिमिट ही नहीं होगी। आप में से जो SHOs रह चुके हैं वो जानते हैं, SHO हजरात या DSPs हजरात या खवातीन, आप ये जानते हैं कि रोज पुलिस को नित नए प्रॉब्लम्स का, इश्यूज का, चैलेंजेस का सामना होता है और कोई भी सिचुएशन अचानक क्राइसिस बन जाती है। लेकिन हर सिचुएशन को एक कोर्स के कंटेंट में कवर करना, चंद घंटों के कोर्स के अंदर उनको अहाते में लाना, ये तो मुमकिन नहीं है। इसलिए हमने इस कोर्स को स्पेसिफिक कर दिया है कुछ ख़ास किस्म की क्राइसिस के बारे में, बहरानों के बारे में, जिनको मैं चाहूँगा कि अगली स्लाइड्स में हम सिखाएंगे आपको कि वो कौन कौन सी टाइप्स ऑफ क्राइसिस हैं या बहरानों की कौन कौन सी सूरतें हैं जिनको हमने यहाँ डिस्कस करना है। लिहाजा सबसे पहला जो हमारा मॉड्यूल है, इसमें इसका जो नाम है वो बहरानी हालात को समझना है, यानी अंडरस्टैंडिंग द क्राइसिस सिचुएशन, कि जो क्राइसिस होता है उस सिचुएशन को समझना है। पहले ये सिचुएशन क्राइसिस सिचुएशन है, ये हमें कैसे समझ आएगा। इसके लिए इस मॉड्यूल के आखिर में हमने इस मॉड्यूल की नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि ये मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। जो बहरानी मुज़ाकरात कह लें, तो सबसे पहले तो हमने ये कहना है, समझना है इस कोर्स के अंदर, इस सेशन के अंदर हम पहले सेशन में ये समझेंगे कि जो बहरानी मुज़ाकरात हैं इनमें जो हमने इसकी जो डिसिप्लिन है या एज अ फील्ड ऑफ स्टडी है, इसको हिस्टोरिकली क्यों डेवलप किया गया। यानी तारीख में हम जाएंगे पिछले कुछ सालों में, कुछ दहाइयों पीछे जाकर हम ये देखेंगे कि आखिर क्राइसिस सिचुएशंस को या क्राइसिस नेगोशिएशंस को एज अ प्रॉपर फील्ड ऑफ स्टडी, एज अ प्रॉपर डिसिप्लिन इन लॉ इन्फोर्समेंट क्यों पढ़ना पड़ा या क्यों पढ़ाया जाता है, आखिर इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, आखिर वो कौन से वाक़यात हुए जिनकी बिना पर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि क्राइसिस सिचुएशन जो है वो एक ऐसी क्राइसिस स्टडी या क्राइसिस नेगोशिएशन वो एक ऐसी फील्ड है जिसको कि हमें शुरू से समझना चाहिए एज अ, जिसे क्या आप कह सकते हैं कि एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, एज ए डिसिप्लिन ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट स्टडीज़ हमें पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पे इस सेशन के एंड पर आप ये बात समझने की कोशिश करेंगे, इस सेशन के एंड तक हम आपको ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि जो क्राइसिस के टाइप्स हैं, उसके इंसिडेंट्स की वो कौन सी दो बुनियादी टाइप्स हैं, और उन बुनियादी टाइप्स की जो मुहर्रिकात हैं या उनके जो डायनेमिक्स हैं वो आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद ख़ास किस्म के जो क्राइसिस सिचुएशंस जिनके साथ पुलिस आए दिन डील करती है, जैसे बेकाबू हुजूम होता है जिसे अनरूली क्राउड कहते हैं, धरने होते हैं जो हमारे मुल्क में, हमारे शहरों में आए दिन पेश आते हैं, हाईवेज़ के ऊपर धरना दे देते हैं लोग, चौक चौराहों पे धरना दे देते हैं, VIP या रेड जोन एरियाज लाइक गवर्नर हाउस है, लाइक प्राइम मिनिस्टर हाउस है, CM हाउस है, लाइक असेंबली है, लाइक IG ऑफिस है, इसके सामने लोग धरना दे देते हैं या एहतजाज करते हैं। प्रेस क्लब है, प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे बहुत ज़्यादा होते हैं। या बाज़ औक़ात इस कदर संगीन मामला होता है कि मुखालफों के जो कैंप्स हैं या मुखालफों की जो अगर मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें तो इबादत गाहें हैं, उनके सामने पहुँच जाते हैं एहतजाज और धरनों को लेकर। तो ये एक बड़ी मुश्किल सिचुएशंस होती हैं पुलिस के लिए हैंडल करना। तो इन हवाले से हमें कौन-कौन से डायनामिक्स हैं इन सिचुएशंस के, या इनमें ऐसे कौन से मुहर्रिकात या फैक्टर्स होते हैं जिनको समझना ज़रूरी है, ये हम पहले मॉड्यूल में अपने डिस्कस करेंगे। ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि पहला जो मॉड्यूल है आपका, ये हम आज इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, बेसिक्स की स्लाइड्स हैं, इनको हम कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएँ। ये मैं आपको जो तमाम मेंबर्स, आपके तमाम पार्टिसिपेंट्स जो इस वक्त ऑनलाइन हैं, मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि देखिए इसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स है आपके पास, जिसके अंदर हमने ये कोर्स कंप्लीट करना है। टाइम ज़ाहिर सी बात है आप तमाम के पास भी मसरूफ़ियत है, हमारी भी मसरूफ़ियत है, इस फैकल्टी की भी मसरूफ़ियत है जो हमारे साथ मौजूद हैं। इसलिए टाइम को फॉलो करेंगे तो तमाम लोग आसानी से अव्वल से आखिर तक चीज़ों को समझ सकेंगे। अगर 10 बजे का टाइम दिया गया है
तो आप लोग कम से कम 10 मिनट पहले ऑनलाइन हो जाएं, 10 मिनट पहले आ जाएं, ताकि बाज़ औक़ात इंटरनेट के कनेक्शन में इशू होता है, बाज़ औक़ात मोबाइल की स्क्रीन का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो काम नहीं कर रहा, उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है, कोई कंप्यूटर से कर रहा है तो कंप्यूटर में बाज़ औक़ात कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कनेक्टिविटी का कोई इशू आ जाता है। तो ये तमाम इश्यूज़ जो होते हैं ये बड़े नेचुरल इश्यूज़ हैं और ये बाज़ औक़ात आपके 5 से 10 मिनट ले लेते हैं। मैं आज भी उम्मीद रखता हूँ कि आप तमाम लोगों ने कोशिश की होगी वक़्त पर आने की, लेकिन फिर भी हम 10-15 मिनट जब लेट हो जाते हैं तो उससे हमारा सेशन लेट हो जाता है और सेशन लेट स्टार्ट होगा तो यकीनन फिर हम जो लिमिटेड टाइम है उसके अंदर अपनी जो गुफ्तगू है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। सो ये 3 चीज़ें हैं जो हमने इसमें जो इस स्लाइड में आपको नज़र आ रही हैं, ये 3 बातें आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इसमें जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है आपकी रिगार्डिंग ये एज़ अ डिसिप्लिन या एज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी क्यों डेवलप हुआ, इसके हवाले से अमेरिका के अंदर जो 1970 की दहाई है, 1970s की जो दहाई थी, 70s का जो डेकेड था, उसके अंदर अमेरिकन स्टेट्स के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट्स के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की गई और वो इसलिए की गई कि वहाँ पर बहुत सारे मॉब सिचुएशंस बनने लगी, बहुत सारे मज़ाहिर लगे, एंटी गवर्नमेंट या राइट्स होने लगे, मुज़ाहिरे और एहतजाज होने लगे, उनको डील करने के लिए। और फिर उसके बाद 1970s के अंदर जो आप इंटरनेशनल सतह पर देखेंगे तो जहाज़ों की हाईजैकिंग के कई वाक़यात हुए। उनको भी आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल लेवल पे 1970s की दहाई में यके बाद दीगरे जहाज़ों की हाईजैकिंग के बड़े वाक़यात हुए, जो उनके बाद 80s में भी चले, 90s में भी चले, लेकिन 70s में आप देखेंगे कि इसमें एक सर्ज आया। फिर उसके बाद 2-3 वाक़यात और बड़े-बड़े हुए, जिसमें 1972-73 के वाक़यात हुए। म्यूनिख के अंदर, जर्मनी के अंदर ओलंपिक्स के दरमियान एक वाक़या हुआ। फिर इसी तरह जो स्टॉकहोम है, स्वीडन का कैपिटल, वहाँ एक वाक़या हुआ। ये वाक़यात जो थे, इनमें लोगों को होस्टेज बना लिया गया, यरग़माल बना लिया गया और बाकायदा इतने बड़े वाक़यात थे जिनसे जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जिनका शोर मच गया, जिनके लिए हाइप क्रिएट हो गई और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने इसे बहुत ज़्यादा कवर किया, ना सिर्फ यूरोप में, ना सिर्फ अमेरिका में, बल्कि दुनिया भर में। इन वाक़यात के बाद आपको पता है वेस्ट में जब भी कोई वाक़या, जब भी कोई फिनोमेना, जब भी कोई इश्यू सामने आता है तो ये लोग इसको स्टडी करते हैं प्रॉपर्ली और स्टडी करने के बाद इसका हल निकालने की कोशिश करते हैं या इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हो रहा है और इससे किस तरह निपटा जाए। तो इस तरह फिर अमेरिका में जो क्राइसिस नेगोशिएशंस के हवाले से स्टडी करना शुरू किया गया और ये तय पाया कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ख़ास तौर पे पुलिस, क्योंकि पुलिस पाकिस्तान में हो या ईस्टर्न कंट्रीज़ में हो या वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो, पुलिस वो पहला रिस्पॉन्डर होता है जो किसी भी क्राइसिस को, किसी भी आफ़त, किसी भी मुसीबत को, किसी भी हादसे को, किसी भी सिविल वाक़े को रिस्पॉन्ड करती है। तो पुलिस ही वो डिपार्टमेंट है जिसकी इस्तेदाद-ए-कार को, जिसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है क्राइसिस को इफ़ेक्टिवली डील करने के लिए। इसलिए पुलिस के हवाले से इंटरनेशनल लेवल पे, ख़ास तौर पे यूएसए में और वेस्ट की यूरोपियन कंट्रीज़ में स्टडी शुरू हुई और फिर क्राइसिस नेगोशिएशंस का एक बाकायदा डिसिप्लिन तैयार किया गया और उसको लॉ इन्फोर्समेंट को बाकायदा ऑफिसर्स को ट्रेनिंग्स देकर पढ़ाया गया कि क्राइसिस को किस तरह निगोशिएट करना है, ख़ास तौर पे होस्टेज जहां बना लिया जाए वहां क्राइसिस को कैसे निगोशिएट करना है और जो नॉन होस्टेज सिचुएशंस हैं वहां आपकी निगोशिएशंस किस तरह की होनी चाहिए, क्या कंसिडरेशंस आपकी होनी चाहिए, इन वाक़यात को आपको समझना कैसे है, इनको आपने डिफरेंशिएट कैसे करना है और उसके बाद इनसे आपने नबर्द आज़मा कैसे होना है, इनको आपने डील कैसे करना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो लैप्स है थोड़ा-सा या गैप है हमारा, हम इसको बहुत अरसे बाद सीख रहे, समझ रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि वेस्ट में तकरीबन 50 साल पहले इसके ऊपर काम किया गया और बाकायदा इसको स्टडी किया गया और बाकायदा पढ़ाया और सिखाया गया। हम भी रोज़ाना की बुनियाद पर क्राइसिस से डील करते हैं। हम भी रोज़ाना की बुनियाद पर क्राइसिस को हैंडल करते हैं। लेकिन इसे एज़ अ डिसिप्लिन ऑफ स्टडी या एज़ अ स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी हमने अब तक नहीं पढ़ा।
और उसकी वजह ये है कि हमारे पास इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग मैकेनिज्म जो है वो बहुत सी जगहों पर मौजूद नहीं था। अब हमारे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स और कॉलेजेस में रिसेंटली क्राइसिस हैंडलिंग और क्राइसिस नेगोशिएशंस को थोड़ा बहुत पढ़ाया जाने लगा है, मॉड्यूल्स की सूरत में और छोटे छोटे लेक्चर्स की सूरत में भी पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस तरह से इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को सीखना जैसा ये सेशन है, इससे आपको यकीनन फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पे मैंने कल भी कहा था कि जो लोग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस से हमें ज्वाइन किया, जिसमें लाड़काना पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है और पीटीसी शहदादपुर है और रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर है, आई एम नॉट श्योर कि सईदाबाद से भी कोई इसमें ट्रेनिंग में शामिल है कि नहीं, पीटीसी सईदाबाद से। लेकिन रज़ाकाबाद और शहीद बेनज़ीराबाद में जो हमारा जो सांगड़ में हमारा शहदादपुर का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है और जो लाड़काना का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, वहाँ से कल ऑफिसर्स ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो हमें खुशी हुई है देखकर कि हमारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऑफिसर्स भी इस लेक्चर से, इस सेशन से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और ये फौरी तौर पर डिलीवर कर सकते हैं अंडर ट्रेनिंग जो इनके पास रिक्रूट्स हैं या अंडर ट्रेनिंग दूसरे जो ड्यूरिंग सर्विस ट्रेनिंग इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्सेज में आए हैं, जैसे लोअर स्कूल कोर्स है, इंटरमीडिएट स्कूल कोर्स है, अपर स्कूल कोर्स है। तो उनमें ये फौरी तौर पे इनकलकेट करने की पोजीशन में होते हैं। सो इसलिए ये जो डिसिप्लिन है या ये जो यहाँ सेशन है, इसको आपने कोशिश ये करनी है कि आगे तक पहुँचाना है। सो पहले तो ये तो इसकी बैकग्राउंड था या इसकी हिस्ट्री थी जिसकी वजह से ये डेवलपमेंट हुआ, डेवलप की गया क्राइसिस नेगोशिएशंस का एक पूरा डिसिप्लिन। दूसरे नंबर पे हम इसकी एग्ज़ाम की बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम बेसिक एग्ज़ाम इसकी कौन सी हैं उनकी बात करेंगे, जिनमें सबसे पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन। इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन क्या होती है? इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन वो होती है जिसमें कोई शख्स या अशखास किसी को होस्टेज बना लें, किसी को होस्टेज बना लें यानी यरगमाल बना लें, ताकि किसी तीसरे फरीक से अपनी बात या अपने मुतालबात को मनवा सकें। फिर से सुन लें कि कोई भी शख्स या अशखास जो क्रिमिनल होगा, होस्टेज टेकर होगा, टेररिस्ट होगा, दहशतगर्द हो सकता है, ठीक है, आम वो हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है, डाकू हो सकता है, वो किसी को यरगमाल बना ले इसलिए कि उसने किसी तीसरे फरीक से अपने कोई मुतालबात मनवाने हों। इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन। इसमें होस्टेज बनाने का अमल इसलिए किया जा रहा होता है कि उसके पीछे एक ख़ास एजेंडा होता है, उसके पीछे एक ख़ास मकसद होता है और वो मकसद होस्टेज जिसको बनाया गया उसने पूरा नहीं करना होता, बल्कि किसी थर्ड पार्टी ने पूरा करना होता है, किसी गवर्नमेंट ने पूरा करना होता है, किसी सरकारी इदारे से अपना मकसद हासिल करना होता है या किसी गैर सरकारी इदारे से, किसी इंडिविजुअल पर्सन से भी अपना मकसद हासिल करना मुराद हो सकता है, मकसूद हो सकता है, जिसकी वजह से वो शख्स जो है जिसे हम सब्जेक्ट कहेंगे आगे जाके, वो कुछ लोगों को यरगमाल या होस्टेज। सो बेसिक इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन की डेफिनेशन यही है कि इसमें एक शख्स या अशखास जो हैं वो किसी को होस्टेज बना लें, एक शख्स को होस्टेज बनाएं या एक ग्रुप ऑफ पीपल को होस्टेज बनाएं, काफ़ी सारे लोगों को होस्टेज बना लें। लेकिन होस्टेज बनाना या यरगमाल बनाना इसलिए हो कि किसी थर्ड पार्टी से इनको अपना कोई मुतालबात मनवाने थे, इन्हें अपनी कोई डिमांड्स पूरी करवानी थी किसी थर्ड पार्टी से। और इसमें जो दूसरा पॉइंट लिखा है वो ये समझने का है कि जब तक मुतालबात पूरे न किए जाएं, जो मुतालबात इसने मनवाने थे, मिसाल के तौर पे ये मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि जिस रूम में मैं बैठा हूँ, इस रूम में अगर कोई दाखिल हो जाए और वो गन पॉइंट के ऊपर मुझे यरगमाल बना ले और फिर राब्ता करे किसी तीसरे फरीक से, हुकूमत से या किसी इदारे से, और यहाँ 2-4 लोग जो बैठे हैं उनको यरगमाल बनाकर फिर किसी इदारे को कहे कि मेरी फला डिमांड को पूरा किया, तो जब तक उसकी डिमांड्स पूरी ना हो, जो पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, जब तक नुकसान का खतरा रहता है, जब तक उसकी डिमांड्स पूरी ना की जाएं, जब तक नुकसान का खतरा मंडलाता रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी डिमांड्स पूरी करने ही के लिए ये अमल कर रहा है। एक दफ़ा उसकी डिमांड्स पूरी हो जाएं तो फिर खतरा टल जाता है, लेकिन जब तक उसकी डिमांड्स पूरी ना हो तो खतरा मंडलाता रहता है, क्योंकि उसके पास वाज़ेह डिमांड्स होती हैं, उसके पास क्लियर, फोकस्ड और बिल्कुल वेल डिफाइंड डिमांड्स होती हैं। उसकी डिमांड्स जो होती हैं वो इस तरह नहीं होती कि अभी चेंज हो रही हैं, अभी कुछ हैं, थोड़ी देर बाद कुछ हैं, कभी बढ़ जाएंगी, कभी कम हो जाएंगी, और वो इस तरह भी नहीं होती कि उसको खुद
खुद को अंदाजा ना हो कि मैं क्या डिमांड कर रहा हूँ या क्यों डिमांड कर रहा हूँ। उसे अपनी डिमांड्स का मुकम्मल तौर पे अंदाजा होता है। उसकी डिमांड्स बड़ी वेल मीनिंग होती हैं, बड़ी वेल डिफाइंड होती हैं ज़्यादातर केसेस में, और डिमांड जब तक पूरी ना की जाए, जब तक जो यरगमाली हैं, जो होस्टेज हैं, उनकी जान को खतरा लाक रहता है। दूसरी सिचुएशन, दूसरी टाइप ऑफ सिचुएशन, ये पहली सिचुएशन थी इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन, इंस्ट्रूमेंटल हालात। दूसरी जो सिचुएशन है वो कहलाती है एक्सप्रेसिव सिचुएशन या एक्सप्रेसिव हालात। इसमें किसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है या हब्से भेजा में रखा जाता है या उसको काबू कर लिया जाता है एक्सप्रेसिव रीजंस के लिए। यहाँ कोई ख़ास डिमांड्स नहीं होती, कोई ठोस मुतालबात नहीं होते, बल्कि जो शख्स किसी शख्स को गिरफ्तार कर रहा है, उसे हिरासत में रख रहा है, उसे अपने काबू में रख रहा है, उसे कन्फाइनमेंट में रख रहा है, वो शख्स अपने कोई जज्बात का इजहार करना चाहता है, वो शख्स अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करना चाहता है, वो शख्स अपने गम और गुस्से का इजहार करना चाहता है, अपने इमोशंस को वेंट आउट करना चाहता है, या दूसरे लफ्जों में अपने दिल की भड़ास निकालना चाहता है। वो अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए या अपने जज्बात का इजहार, और यरगमाल नहीं, यहाँ पर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है या उन्हें कस्टडी में रखा जा रहा है या उन्हें हब्से भेजा में रखा जा रहा है, और ये यरगमाली सही मानों में नहीं कहलाते, बल्कि ये विक्टिम्स कहलाते हैं, ये मुतासिरा शख्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सलामती खतरे में होती है। वजह क्या है? वजह ये है कि इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन जो हमने पहले बताई थी, उसमें तो बड़े वाज़े मकासद हैं, वो मकासद पूरे होंगे, इनकी जान छूट जाएगी जो होस्टेज हैं। लेकिन एक्सप्रेसिव सिचुएशन में मकासद वाज़े नहीं है, मकसद सिर्फ गुस्सा निकालना है, भड़ास निकालना है। और आपको पता है इंसान गुस्से और जज्बात में जब बह जाता है, उसकी रौ में, तो फिर वो किसी का नुकसान भी कर बैठता है, अपना नुकसान भी कर बैठता है। और इसीलिए जो आखिरी पॉइंट है वो ये लिखा है कि या तो मुतासिरा शख्स की जान जा सकती है या वो उसको कत्ल भी कर सकता है, उसकी जान भी ले सकता है, उसे कत्ल भी कर सकता है विक्टिम को, सिर्फ अपने जज्बात के इजहार के लिए, सिर्फ अपने गम गुस्से की भड़ास को निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो सिचुएशन होती है, इसके अंदर उसके कोई ठोस मुतालबात, कोई वाज़े मुतालबात नहीं होते। सो ये दो सिचुएशंस जो हैं, इनको पहले थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है, फिर इनकी डिटेल्स में हम जाएंगे। तो बुनियादी इनमें फ़र्क ये है कि इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन के अंदर जो कैप्चर करने वाला शख्स है, जो अगवाकार है, जो होस्टेज टेकर है, टेररिस्ट है, कल्प्रिट है, क्रिमिनल है, वो जब किसी को होस्टेज बना रहा है, यरगमाल बना रहा है, तो इसलिए बना रहा है कि उसने तीसरे शख्स से, थर्ड पार्टी से कोई बात मनवानी है, कोई मुतालबात तस्लीम करवाने हैं, और जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे उस वक्त तक यरगमाली या होस्टेजेस जो हैं उनकी जान को ख़तरा है। लेकिन इसी के बरअक्स एक्सप्रेसिव सिचुएशन में ये होता है कि वो जो क्रिमिनल है, जो एक्सप्रेसिव सिचुएशन के अंदर किसी को काबू कर रहा है, किसी को हिरासत में रख रहा है, किसी को हब्से भेजा में रख रहा है, वो अपने कोई ठोस मुतालबात लेकर नहीं आया, बल्कि सिर्फ अपने जज्बात का इजहार करना चाहता है, अपना गुस्सा, अपने दिल की भड़ास निकालना चाहता है। और ऐसे केस में इसने कैप्चर किया हुआ है, जिसे इसने होल्ड किया हुआ है, जो विक्टिम है, उसकी जान को इंतहाई खतरा होता है, उसकी जान जा सकती है। ये इन दोनों सिचुएशंस की बेसिक डेफिनेशन। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जहां हम थोड़ी थोड़ी तफसील की बात करेंगे। मिसाल के तौर पे इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन जो है, उसके अंदर पुलिस के पास एक एज होता है। वो एज, पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट, उसके पास एक एज होता है। वो क्या? कि वो उस वाक़े को कंट्रोल कर सकती है, और जो शख्स अगवाकार है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट, अगवा करने वाले शख्स को, क्रिमिनल को, कल्प्रिट को, टेररिस्ट को हम यहाँ पर सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? जब आप शुरू से स्कूल में पढ़ते आए, सब्जेक्ट वो मौजू होता है जिसके ऊपर उस वक्त आप जोर दे रहे होते हैं, जिस पे गौर कर रहे होते हैं, जिसको जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके बारे में मालूमात हासिल कर रहे होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ सब्जेक्ट। जब क्लास में बैठे होते हैं तो हमसे कहा जाता है आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं? हम कहते हैं साइंस। तो मतलब हम साइंस के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, हम साइंस पे फोकस करना चाहते हैं,
साइंस को समझना चाहते हैं, साइंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, इसलिए साइंस हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। इसी तरह जब कोई होस्टेज सिचुएशन बनती है या कोई क्राइसिस सिचुएशन बनती है, तो जो अगवाकार होता है, जो होस्टेज टेकर होता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हम उसे देख रहे होते हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसके मुतालबात क्या हैं, इसके मसाइल क्या हैं, इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों इस तरह का काम कर रहा है। जब तक हम उसे समझेंगे नहीं, हम उसे बेहतर तरीके से डील नहीं कर सकते। लिहाजा उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो पहली जो सिचुएशन है इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन, उसमें पुलिस के पास एक ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी या एक ज़्यादा बेहतर पुलिस के पास मौका होता है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर ले, इंसिडेंट को, वाक़ये को कंट्रोल कर ले। और दूसरा जो मौजू है, जो सब्जेक्ट है हमारा, जो होस्टेज टेकर है या जो क्रिमिनल है, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे, उस पर असरअंदाज हो जाए, उसके रवैये के ऊपर असरअंदाज होने की पोजीशन पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट के पास ज़्यादा होती है इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन में, बनिस्बत जो दूसरा नॉन होस्टेज सिचुएशन बता रहे हैं। नॉन होस्टेज का मतलब जिसके अंदर कोई होस्टेज नहीं बनाया गया, उसमें पुलिस को काबू पाना या उसके रवैये पे असरअंदाज होना, इसकी अपॉर्चुनिटी ज़रा कम होती है, इसकी जो मुमकिना हद है वो ज़रा कम होती है, इसके बारे में पुलिस के पास चांसेस ज़रा कम होते हैं बनिस्बत इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन के। ऐसा क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन में जो सब्जेक्ट है, जो होस्टेज टेकर है, जो क्रिमिनल है, जो अगवाकार है या दहशतगर्द है, उसे हम सब्जेक्ट कह रहे हैं, याद रखिएगा। ये सब्जेक्ट का लफ्ज़ यहाँ बहुत इस्तेमाल होगा, इसलिए सब्जेक्ट बड़ा क्लियर कर दें, सब अपने जहन में क्लियर कर लें कि सब्जेक्ट वो शख्स है जो होस्टेजेस बना रहा है, जो लोगों को अगवा कर रहा है या लोगों को यरगमाली बना रहा है या लोगों को हब्से बेजा में रख रहा है या जो डिमांड्स पेश कर रहा है या जो अपने गम व गुस्से का इजहार कर रहा है। ही इज़ अवर सब्जेक्ट, ही और शी इज़ अवर सब्जेक्ट, तो वो हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जो है उसको इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन में हम क्यों ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और नॉन होस्टेज सिचुएशन में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन में उसके मुतालबात बड़े वाज़ेह होते हैं और वो आपके सामने अपने मुतालबात रखता है और कहता है कि मेरे मुतालबात पूरे कर दो तो मैं होस्टेज को छोड़ दूंगा, यरगमाली को छोड़ दूंगा। लिहाजा यहाँ ये बात नज़र आ रही होती है कि वो अपने मुतालबात मनवाने के मामले में सीरियस है, वो अपने मुतालबात मनवाना चाहता है और अगर उसके मुतालबात उसे नज़र आए कि वो माने जा रहे हैं तो यकीनन वो फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करेगा। भाई आप आए हैं अपने मुतालबात मनवाने के लिए, अगर मैं आपको ये हिंट दूँ, अगर आपको ये बताऊँ कि ठीक है मैं आपके मुतालबात मान रहा हूँ या आपके मुतालबात पे अमल दरामद शुरू हो रहा है, तो यकीनी सी बात है कि आप बेहतर फ़ील करेंगे। आप कहेंगे अच्छा मेरे मुतालबात माने जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है आप वायलेंस या तशद्दुद के रास्ते से बचेंगे, क्योंकि आपको अपने मुतालबात मनवाने का लालच है। आपके ज़हन में अपने मुतालबात मनवाने की ख्वाहिश मौजूद है, ये सारी सिचुएशन ही आपने उसके लिए क्रिएट की है। तो अगर मुतालबात माने जा रहे हों तो आप आसानी से लाइन पर, दूसरे लफ्ज़ों में कहें लाइन पर आ जाएंगे, बातचीत मान लेंगे, गुफ्तगू से ज़रिए से बात करने पर राज़ी हो जाएंगे अगर आपके मुतालबात माने जा रहे हों। इसीलिए जो इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन में ऊपर जुमला लिखा है कि पुलिस के लिए यहाँ पर वाक़े को कंट्रोल करना और सब्जेक्ट के जो बिहेवियर है, जो उसका रवैया है, उस पे असरअंदाज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि पुलिस इस मामले में एक तरह से कहें तो उसे घेर सकती है, उसे कन्विंस कर सकती है, उसे इस बात की तरफ ला सकती है कि भाई हम आपके मुतालबात मान रहे हैं, आप हमारी बात मानो। इसलिए उसके साथ बार्गेन करना, उसके साथ बातचीत करना, उसको मनाना या उसको टेम डाउन करना, ये आपके लिए एक होस्टेज सिचुएशन या इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन में आसान होता है बनिस्बत नॉन होस्टेज सिचुएशन की। नॉन होस्टेज सिचुएशन के अंदर चूंकि उसके पास होस्टेज तो कोई है नहीं, वो तो वैसे ही एक जज्बाती शख्स है या अफराद हैं जो जज्बात के हाथों मजबूर होकर यहाँ पर आए हुए हैं। वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, वो अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, वो अपनी नफ़रत का, हेट्रेड का इजहार कर रहे हैं। ऐसे में उनको कंट्रोल करना यकीनन मुश्किल होता है, क्योंकि जज्बाती आदमी जहन से नहीं सोच रहा होता, वो जज्बात का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा होता है, इसलिए उस पर कंट्रोल करना बनिस्बत इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन के ज़रा मुश्किल होता है। नेक्स्ट स्लाइड में इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन के हवाले से ही हम थोड़ा बहुत और बात आपको बताएंगे, क्योंकि अब तक तो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन क्या है, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो कुछ लोगों को होस्टेज बना लें, एक शख्स या एक से ज़्यादा शख्स को होस्टेज बना लें और उसके
के ज़रिए थर्ड पार्टी से अपने कोई मुतालबात मनवाना चाहें, मनवाने की कोशिश करें। ये है इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन। और इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन के हवाले से ही मज़ीद 2 पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, जिनमें एक ये कि जो इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन है वो जनरली आम तौर पर वो पुलिस विजिबिलिटी, यानी जो पुलिस की नज़र आने का एक अंदाज़ होता है, जिसमें शो ऑफ फोर्स पुलिस कर रही होती है। जैसे मैं अगर यहाँ बात कर रहा हूँ तो मेरे इर्द गिर्द जो है पुलिस के दस्ते हों, एंटी रॉयट किट में मलबूस हों, उन्होंने उन्होंने जो है वो टीयर गैस की गन्स उठाई हुई हों, उन्होंने जनाब वाटर कैनन भी पीछे नज़र आ रहा हो, इस तरह की सिचुएशन हो, तो ये इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन के अंदर, होस्टेज टेकर्स की सिचुएशन के अंदर ये एक अच्छी चीज़ होती है, ये सपोर्टिव होती है, इससे आपको मदद मिलती है या सपोर्ट मिलता है। और दूसरा, इस तरह की फोर्स आप नज़र आती है तो आपका एक थ्रेट ऑफ फोर्स भी होता है। इसकी वजह से आपका एक थ्रेट ऑफ फोर्स रहता है पुलिस का कि भाई अगर हमारी बात ना मानी गई तो हम फोर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पुलिस वालों के साथ आप या तो सीधे चलें, पुलिस वालों की बात मानें, अपने भी मुतालबात बताएं, हम उनके बारे में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप भी हमारी बात मानें वरना हम फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन में इस तरह की सूरत हाल से फ़ायदा हो सकता है। दूसरे नंबर पे जो पॉइंट लिखा है वो ये कि आप टाइम बाय करें, आप वक्त हासिल करने की कोशिश करें। टाइम बाय करना तो पुलिस से अच्छा कौन जान सकता है टाइम बाय करना, ठीक है। हमारे पास लोग आते हैं, हम अदालतों में पेश होते हैं, वहाँ कंप्लायंस हमारी बाज़ औक़ात नहीं होती, हम किसी इंक्वायरी में पेश होते हैं, वहाँ हमारे पास बाज़ औक़ात एविडेंस नहीं होती, या हमारे पास लोग आते हैं और वो अपना मुद्दा फ़ौरन सामने रख के फ़ौरी हल करवाना चाहते हैं, हम उन सब लोगों से टाइम लेते हैं। हम मुअज़्ज़ज़ अदालतों से भी टाइम लेते हैं, हम सीनियर अफसरान से भी टाइम लेने की गुजारिश करते हैं कि हमें कुछ टाइम दें, हम इंक्वायरी मुकम्मल करके आपको बताएंगे। हम अदालत से भी टाइम लेते हैं कि जनाब कुछ टाइम दें, आपके हुक्म की तामील करेंगे, या इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ वक्त दरकार है, वगैरह वगैरह। तो हम तो टाइम मांगना जानते हैं, हम तो टाइम बाय करना जानते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बड़ी काम आती है कि वक्त का इस्तेमाल, पहले आप वक्त हासिल करें, टाइम बाय करें, और फिर उस टाइम को प्रॉपरली यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, उसका इस्तेमाल भी करें। और दूसरा, एग्जॉस्टिव किस्म की बारगेनिंग, यानी पाकिस्तानी तो वैसे ही बारगेनिंग के अंदर बड़े अच्छे होते हैं कि यहाँ तो बात जो है वो अगर खरीदो फरोख्त की जाए तो कहीं से बात शुरू करते हैं, तब कहीं जाके बात ख़त्म होती है। बारगेनिंग का बहुत ज़्यादा कल्चर है हमारे यहाँ। तो ये जो बारगेनिंग है, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और इसी बारगेनिंग का, एग्जॉस्टिव किस्म की बारगेनिंग का, यानी लंबी चौड़ी सौदेबाजी का, लंबी चौड़ी बारगेनिंग का, मुफस्सिल और लेंथी बारगेनिंग का, सौदेबाजी का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है हमारा? जिसने लोगों को होस्टेज बनाया हुआ है, जिसने सिचुएशन क्रिएट की हुई है, जो कल्प्रिट है, जो क्रिमिनलिस्ट है, वो हमारा सब्जेक्ट है। तो हम जब लंबी चौड़ी बारगेनिंग करते हैं, लंबी चौड़ी सौदेबाजी करते हैं और टाइम बाय करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है उसकी एक्सपेक्टेशंस ज़रा लो हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। आता है तो वो ये समझता है कि जी मैं दाखिल हुआ, और वो जो एक मिसाल मशहूर है कि वो आया, उसने देखा और उसने फ़तह कर लिया। ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड। वो आया, उसने देखा और उसने फ़तह कर लिया। तो ये जो मिसाल मशहूर है, बिल्कुल इसी तरीके से, इसी माइंडसेट के साथ आमतौर पे जो होस्टेज टेकर है या सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशंस में, वो आता है कि मैं जाऊंगा और जाकर मैं यरगमाल बनाऊंगा लोगों को, और फिर मैं जो मुतालबात करूंगा वो फौरी तौर पे मान लिए जाएंगे। लेकिन जब आप टाइम बाय करते हैं और उससे बहुत लंबी चौड़ी बारगेनिंग करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती हैं। उसे अंदाज़ा होता है कि भाई रियलिटी तो कुछ और है, हकीकत हाल तो कुछ और है, जो मैं सोच के आया था वैसा नहीं है। मैं जो सोच के आया था कि जी जो मैं कहूँगा फ़ौरी तौर पे उस पे अमल दरामद हो जाएगा, जो मैं कहूँगा फ़ौरी तौर पे वो मान लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ तो मेरी बात फ़ौरी तौर पे मानी नहीं जा रही, यहाँ तो मेरी बात में बारगेनिंग की जा रही है मेरे साथ, यहाँ तो बाकायदा वक्त बाय किया जा रहा है। तो इस चीज़ की वजह से उसकी एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती हैं, और फिर आप इसी लाइन पे काम करते रहें, टाइम बाय करते रहें, और आप जनाब उसके साथ बारगेनिंग मज़ीद से मज़ीद करते चले जाएं, तो फिर एक टाइम आता है जब जो आपका सब्जेक्ट है वो सरेंडर की तरफ भी चला जाता है, वो हथियार डालने की तरफ भी चला जाता है। यानी यहाँ तक हो सकता है कि वो आपकी बातों से, आपकी एग्जॉस्टिव किस्म की बारगेनिंग से थक कर हथियार डालने पर भी आमादा हो जाए, और ऐसा हो जाता है। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम इर्द गिर्द से घेर चुके होते हैं,
उसे पता है कि भाग तो हो सकता नहीं। फिर हम उसकी डिमांड्स जब पूछते हैं, वो डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हम उसे हथियार डालने का कहते हैं, कभी फोर्स से डराते हैं, कभी बातचीत से मनाते हैं, टाइम बाय करते हैं, उसे थका देते हैं एक तरह से, और फिर थक हार के वो शख्स हथियार डाल देता है। बहुत सी दफ़ा ऐसे होता है, वो शख्स हथियार डाल के कहता है ठीक है जी, मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ। और ये लॉ इन्फोर्समेंट की, पुलिस की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की सबसे बड़ी फतह, जीत होती है, उसका सक्सेस होता है कि वो पीसफुली उसको सरेंडर पे मजबूर कर दे और वो सरेंडर करवा ले। और ये इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशंस के अंदर टाइम बाय करने से और एक्सॉस्टिव किस्म की बार्गेनिंग करने से पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे, जिसमें हम अगेन एक्सप्रेसिव सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे, जो कि दूसरी टाइप ऑफ सिचुएशन है। पहली टाइप ऑफ सिचुएशन की हमने बात की जो कि इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन थी। अब हम बात करेंगे एक्सप्रेसिव सिचुएशन की। एक्सप्रेसिव सिचुएशन के अंदर जब हम कन्फ्रंटेशन की तरफ जाते हैं, या हम जब कभी तसादुम की तरफ जाते हैं, हम कभी टकराव की तरफ जाते हैं, तो उसकी वजह से अक्सर मनफी असरात होते हैं। उसकी वजह से हालात बदतर बल्कि अबतर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो बड़ा ही इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में होता है। एक्सप्रेसिव सिचुएशन में मैंने बताया था आपको कि वो इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेसिव सिचुएशन का मतलब नाम उसका इसीलिए रखा गया है कि ये इमोशनली, ये जो सब्जेक्ट है ये अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, एक्सप्रेस करने की, जाहिर करने की, अपने जज्बात की का इजहार करने की, अपने जज्बात की, दिल की भड़ास निकालने की ये कोशिश कर रहा है एक्सप्रेसिव सिचुएशन के अंदर। तो इसलिए एक्सप्रेसिव सिचुएशन के अंदर ऑलरेडी वो बहुत इमोशनल है, ऑलरेडी वो बहुत जज्बाती है, ऑलरेडी उसका, जब आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो तो आप समझते हैं, आप सारे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों की नफ्सियात को स्टडी करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, लोगों को डील करते हैं, अच्छे बुरे कंप्लेनेंट्स को भी डील करते हैं, सच्चे झूठे लोगों को डील करते हैं, क्रिमिनल्स को डील करते हैं। तो आप साइकोलॉजिकली लोगों को एक तरह से एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, पुलिस वालों की आई बड़ी तेज़ होती है, पुलिस वालों की नज़र बड़ी अच्छी होती है, पहचान जाते हैं, उनकी जजमेंट बड़ी अच्छी होती है। ये जजमेंट ऐसे ही नहीं घर बैठ के आ जाती, ये मेहनत से, लोगों से डील करने से और मुख्तलिफ बहुत सारे किस्म के तजर्बात से गुजरने से आती है। लेकिन आपकी जब ये जजमेंट होती है, आपकी जब ये बातचीत होती है, तो उस वक्त आप ये समझते हैं, और आपको ये बात बताना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि कोई शख्स बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है तो उस वक्त उसका दिमाग मुकम्मल तौर पे काम नहीं कर रहा होता। तो आपके सामने भी जब बहुत जज्बाती शख्स आ जाता है तो आपका अक्लमंदी का तकाजा यही होता है कि आप उससे कन्फ्रंट ना करें, आप उससे तसादुम ना करें, आप टकराव की पॉलिसी ना करें, बल्कि बातचीत के ज़रिए, ठंडे मिजाज के ज़रिए, तहम्मुल मिजाज के ज़रिए, बर्दाश्त के ज़रिए आप चलते हैं आगे, ताकि आपको इंतहा से ना गुजरना पड़े। इसलिए लिखा गया कि एक्सप्रेसिव सिचुएशन जो होती है उसमें जो कन्फ्रंटेशन है, या जो एक तसादुम है या टकराव, जिसे मुतज़ाद पुलिस प्रोफाइल कह रहे हैं, जिसमें आप एक टकराव की कैफियत में जाएंगे, इसके ज़रिए जो हालात वो अक्सर ख़राब हो जाते हैं, बदतर हो जाते हैं, लिहाजा हमें ये नहीं करना चाहिए। और जब हम कन्फ्रंटेशन की तरफ जाते हैं, जब हम तसादुम की तरफ जाते हैं, जब हम फोर्स की तरफ जाते हैं, तो हम बेसिकली अपने सब्जेक्ट को डरा रहे होते हैं, उसे थ्रेटन कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो आप उसे खौफजदा कर रहे होते हैं। देखिए, जो इमोशनल आदमी होता है इनसिक्योर भी होता है। ये बात नोट करने की है कि जो इमोशनल होता है वो इनसिक्योर भी होता है। जो इमोशनली अनस्टेबल होता है उसके अपने अंदर भी इस बात का इदराक, इसकी समझ मौजूद होती है कि मैं इमोशनली स्टेबल नहीं हूँ। इस वजह से उसके अपने अंदर खौफ और खदशात पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वो अंदर से इनसिक्योर होता है। और इनसिक्योर होने की वजह से जब आप उसके साथ कॉन्फ्रंटेशन करते हैं, तसादुम करते हैं, टकराव करते हैं, तो उससे उसको थ्रेट फील होता है, उसको खौफ फील होता है, उसको धमकी महसूस होती है, आपकी बातों में धमकी आना, लहजा महसूस होता है। हालांकि आपकी नीयत धमकी देने की नहीं होती, आप उसे समझा बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसे वो धमकी के तौर पे महसूस होता है। हमें बिल्कुल वाज़ेह पता होता है कि हम कब धमकी दे रहे हैं और कब नॉर्मल गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन जब एक आदमी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है,
जब बहुत ज़्यादा जहनी तनाव से गुजर रहा है, आप खुद सोच सकते हैं कि जब आप एक सिचुएशन के बारे में सोचें जिसमें एक सब्जेक्ट जो है उसने लेट्स से कमरा है, इसके अंदर कुछ लोग हैं और 2 बंदे बाहर से दाखिल होते हैं और वो इनको यरगमाल बना लेते हैं। तो इनको यरगमाल बनाना तो कोई 5 मिनट का 2 मिनट का काम था। वेपन दिखाए तमाम लोगों को, एक साइड पे बैठ जाओ, बैठ गए, हाथ बांध दिए, वो यरगमाल बन गए। अब इस सिचुएशन को डील करना खुद इन सब्जेक्ट्स के लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने अपनी जान को भी खतरा था कि अब थोड़ी देर में तमाम लोगों को पता चल जाएगा, पुलिस को पता चल जाएगा, लॉ एनफोर्समेंट इदारों को पता चल जाएगा, तो तमाम लोग मेरे पीछे लग जाएंगे, फिर मेरी अपनी जान को भी खतरा होगा, फिर पता नहीं जो मेरी डिमांड्स हैं वो पूरी होंगी या नहीं होंगी। और एक्सप्रेसिव सिचुएशन बहुत जज्बाती होता है, तो उसके अपने अंदर एक खौफ होता है, उसके अपने अंदर एक डर होता है। इसलिए जो आप धमकी नहीं भी दे रहे होते, लेकिन आप तसादुम की कैफियत से बात कर रहे होते हैं, आप कॉन्फ्रंट्रेशन की कैफियत में बात कर रहे होते हैं, तो सब्जेक्ट ये महसूस कर रहा होता है कि ये मुझे धमकी दे रहा है, ये मुझे डरा रहा है, और दूसरे नंबर पे वो इसकी वजह से एजिटेट हो जाता है, वो इसकी वजह से इन्फ्यूरिएट हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और इंतहाई जज्बाती और गुस्से वाली कैफियत में चला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वो आपके साथ, आप हमेशा क्या करते हैं, टीम वर्क जब होता है, हम आपस में मिलकर काम करते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं एक दूसरे पर ट्रस्ट हो, एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस हो, एक दूसरे पर भरोसा हो, ट्रस्ट हो, एतमाद हो एक दूसरे का, ताकि हम खुल के एक दूसरे से बात कर सकें और हम एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सकें। जिन टीम्स में ट्रस्ट नहीं होता, जिनमें आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्फिडेंस नहीं होता, एतमाद नहीं होता, वो टीम्स एक दूसरे से खुलकर बात भी नहीं करती, एक दूसरे से अपने प्रॉब्लम्स शेयर भी नहीं करती, और वो टीम सक्सेसफुल भी नहीं होती। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप सब्जेक्ट को एक्सप्रेसिव सिचुएशन के अंदर एक थ्रेटनिंग पोजीशन में डाल देते हैं, उसको खौफ महसूस होने लग जाता है, उसे धमकी आमेज लहजा महसूस हो रहा होता है, तो क्या होता है, वो एक डिफेंसिव पोजीशन में चला जाता है, वो दिफाई पोजीशन में चला जाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं या ये मुझे अनकरीब नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो अपने आप को डिफेंसिव पोजीशन में ले जाता है। वो जो ओपन होके बात कर रहा था, वो जो खुल के बात कर रहा था या खुल के बात करना चाह रहा था, ताकि उसके जज्बात की भड़ास निकल जाती, उसके जज्बात काबू में आ जाते या ठंडे हो जाते, वो आपने उसे भड़ास निकालने ही नहीं दी, आपने उसे वो जज्बात का इजहार करने ही नहीं दिया, आपने उसे डरा दिया, आपने उसे थ्रेटन कर दिया। इस वजह से वो क्या होता है, डिफेंसिव पोजीशन में चला जाता है। एक ऑफेंसिव पोजीशन है, एक बार्गेनिंग पोजीशन है, एक एग्रीमेंट की पोजीशन है, एक डिफेंसिव पोजीशन। डिफेंसिव पोजीशन का मतलब वो दिफाई पोजीशन में चला गया, उसने अपनी तमाम अंडरस्टैंडिंग वाले रास्ता बंद कर दिया, गुफ्तगू और बातचीत वाला रास्ता उसने बंद कर दिया, कॉम्प्रोमाइज वाला रास्ता बंद कर दिया, वो एक डिफेंसिव पोजीशन में चला गया। और उस डिफेंसिव पोजीशन की वजह से क्या होता है कि जो रेपो बननी थी आपके दरमियान, जो ट्रस्ट बिल्ड होना था, जो एतमाद कायम होना था, वो रुक गया, वो आगे नहीं बढ़ सका, और फिर इससे क्या होता है कि तनाज़ात बढ़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऊपर की तरफ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट में इजाफा होता है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बढ़ती है। सो आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे कन्फ्रंटेशन हो, जिससे तसादुम हो, जिससे टकराव हो। टकराव की पॉलिसी नहीं करनी, बल्कि इफ़हाम व तफ़हीम। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेसिव सिचुएशन में वो ऑलरेडी बहुत जज्बाती है, वो ऑलरेडी अपने जज्बात पे काबू नहीं कर पा रहा है और ऑलरेडी अपने जज्बात को की भड़ास निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में उसको किसी सुनने वाले की ज़रूरत है, किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो ठंडे दिलो दिमाग से उसकी बात को सुने, जो उसकी बात को समझना चाहता हो, जो उसकी बात से रिलेट करना चाहता हो। लिहाजा हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अगर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स हैं और वो ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन हो सकती है कैसे, मिसाल के तौर पे मैंने लोग गए, वो अगवाकार दाखिल हो गए 2, 3, 4, 5, और जितने लोग अंदर थे 5, 10, 20, 50, 1, उनको उसने होस्टेज बना लिया और फिर किसी थर्ड पार्टी को उसने अपनी डिमांड्स बताई कि मेरी ये मुतालबात हैं, पूरे कर दो, मैं इसको छोड़ दूंगा, वरना मैं इसकी जान ले लूँगा। लेकिन एक्सप्रेसिव सिचुएशन की जो मिसाल है वो इस तरह की नहीं है, बल्कि एक्सप्रेसिव सिचुएशन की ऐसी मिसाल हो सकती है जैसे किसी के साथ कोई जुल्म हुआ, किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई और वो जनाब वेपन लेकर आ गया और उसने किसी के सर पे वेपन रख दिया, बोला ना मैं खुद रहूँगा ना इसे रहने दूंगा कि इसने मेरे साथ ये किया या इसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ।
इन दोनों के दरमियान एक ताल्लुक भी होता है, ये दोनों एक दूसरे से अनरिलेटेड नहीं होते बल्कि रिलेटेड होते हैं। अब इसमें जिसके ऊपर वेपन रखा गया है उसकी जान को इमीडिएट और फौरी ख़तरा है और इंतहाई ख़तरा है। ऐसे में आपको उस शख्स को जो आपका सब्जेक्ट है उसे बोलने देना होगा, उसे बात करने देना होगा और आपको एक्टिव लिसनिंग स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने होंगे। लिसनिंग स्किल्स का क्या मतलब है? सुनने की जो सलाहियत है, और एक्टिव का मतलब मौसर अंदाज में, प्रैक्टिकल अंदाज के अंदर आपको उसकी जो बात है उसे सुनना है, उसको कहने का मौका दे लेना है। उसे कहना है कि आप कहें जो कुछ आपके दिल में है, जो आपके दिमाग में, आप एक दफ़ा कहें। आप बोले मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आपकी बात कट जाती है, आप दोबारा बोले मैं फिर आपकी बात सुन रहा हूँ, और आपको जितना वक्त चाहिए मेरे पास आपके लिए वक्त ही वक्त है। आप मुझे बताएं कि आपके साथ क्या मामला है। आप जब इस तरह की सिचुएशन करते हैं तो ये कन्फ्रंटेशन नहीं है बल्कि ये एग्रीमेंट है। इसमें आप और वो एक दूसरे से एग्रीमेंट में आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसे किसी को अपनी बात सुनानी थी और आप वो शख्स बन गए हैं जो उसकी बात सुनने को तैयार है, जो उसके साथ रिलेट करने को तैयार है। तो इस तरह जब आप कॉन्फ्रंटेशन के बजाय, तसादुम के बजाय एक्टिव लिसनिंग स्किल्स के साथ बात करते हैं कि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मेरे अंदर सुनने की सलाहियत मौजूद है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ। आई हैव दी एबिलिटी एंड ऑल्सो आई हैव दी विश एंड विलिंगनेस टू लिसन टू यू। मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, आपके मसले को समझना चाहता हूँ, तो आप मुझसे बात करें। जब आप इस तरह की बातचीत करते हैं तो बेसिकली आप एक रास्ता खोल देते हैं अपने और उसके दरमियान डायलॉग का, गुफ्तगू का, और जो कि कॉम्प्रोमाइज़ तक जा सकती है। तो ये है एक्सप्रेसिव सिचुएशन के मुहर्रकात या उनके डायनेमिक्स, और पहले हमने आपको इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन के डायनेमिक्स बताए। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको सिचुएशंस दिखा रहे हैं। आपने हमें ये बताना है कि ये इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन है या एक्सप्रेसिव सिचुएशन है या ये कोई वायलेंट सिचुएशन है, मुतशद्दिद, जिसके अंदर तशद्दुद आमेज़ी हो, ऐसी कोई सिचुएशन। 3 किस्म की सिचुएशंस का सवाल किया जा रहा है आपसे। जो तस्वीर आपके सामने है, मज़ीद भी तस्वीरें इसमें आपके सामने आएंगी। तो ये पहली तस्वीर के अंदर आपका क्या ख्याल है कि ये कौन सी टाइप ऑफ सिचुएशन है? ये एक्सप्रेसिव है या इंस्ट्रूमेंटल है या पुरतशद्दुद है? सर ये इंस्ट्रूमेंटल है। अच्छा, और इंस्ट्रूमेंटल क्यों लगी आपको ये? सर ये इस वजह से लगी कि जैसे ये पिक्चर हम देख रहे हैं ना, तो ऐसे लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है पिक्चर की वजह से। सर किसी और का कोई और आइडिया उनसे मुख्तलिफ हो? ये इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन है, वो डिमांड कर रहे हैं ना। ओके, वो डिमांड कर रहे हैं, इसलिए ये इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन है। किसी ने मैसेज भी किया चैट में, शायद एक्सप्रेसिव सिचुएशन लिखा है इंस्पेक्टर हिना तारिक ने। करेंगे, लेकिन आपने हिना ये एक्सप्रेसिव सिचुएशन लिखा, इसकी वजह क्या है? आप अपनी वजह बताएंगे कि आपने क्यों लिखा कि ये एक्सप्रेसिव सिचुएशन क्यों लगती है आपको? सर ये बिकॉज दे आर एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स ना, ये अपनी बता रहे हैं कि ये अपनी सिफारिशात बता रहे हैं कि ये पुरअमन है, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये पुरअमन प्रोटेस्ट है, और ये जो इनके मुतालबात हैं ये एक जगह खड़े होकर और आराम से, मतलब पुरतशद्दुद नहीं है, इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है, और ये अपना मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो सिफारशी लोग हैं और ये जो भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये खड़े होकर बता रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने हिना, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक्सप्रेसिव सिचुएशन है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन अपना दे रहे हैं, किसी सिचुएशन के बारे में अपने ख़यालात या अपने जज़्बात का इज़हार कर रहे हैं, और इन्होंने किसी को यहाँ यरगमाल नहीं बनाया हुआ। इस पिक्चर के अंदर ये तमाम लोग एक ही ग्रुप ऑफ पीपल हैं और ये किसी को यरगमाल नहीं बना सके। अब यरगमाल नहीं बनाए हुए यहाँ पर, इन्होंने किसी को यरगमाल भी नहीं बनाया हुआ बज़ाहिर, और ये सिर्फ अपने जज्बात का इजहार करने आए हैं कि सिफारशी लोग जो हैं वो मुस्तकिल हो रहे हैं और मेरिट के लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मेरिट वाले लोगों की हक तलफी की जा रही है, और कोटा सिस्टम और इस तरह की चीज़ों के ख़िलाफ़ जैसे लोग आकर एहतजाज करते हैं, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, अपने जज्बात का इजहार करते हैं, और उनका कोई ख़ास यहाँ डिमांड, एक वाज़ेह डिमांड नहीं है। एक डिमांड लिखी होती फ़लाना शख्स को बरतरफ कर दो, एक डिमांड होती, या एक ख़ास डिमांड होती कि इसको करो तो हम फ़लाँ चीज़ छोड़ेंगे। तो इन्होंने किसी को यरगमाल भी नहीं बनाया हुआ, कोई ख़ास फिज़िकली डिमांड भी नहीं दी हुई, और यहाँ पर ये एक जज्बात का इजहार कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही और अच्छी बात कही कि ये इस वक्त जज्बाती तो होंगे लेकिन पुरतशद्दुद नहीं है। ये आराम से एक जगह पर मौजूद हैं और बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये कोई तशद्दुद वगैरह करते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो ये एक एक्सप्रेसिव सिचुएशन है।
लोग बच्चों को साथ ले आते हैं अपने जज्बात का इजहार करने के लिए या जज्बात की शिद्दत का इजहार करने के लिए, बाज़ औक़ात अपनी बेबसी और मज़लूमियत का इजहार करने के लिए लोग बच्चों को, बुजुर्गों को, बूढ़ों को भी साथ ले आते हैं। जुबैदा भुट्टो, जुबैदा आप कुछ कहना चाहती हैं बेटा? जी सर, वो मैं मुत्तफ़िक हूँ हिना साहिबा से। मकसद कहने का ये है कि सर कभी-कभार हमारे साथ ये हो जाता है ना, हमने देखा है, फिर ये यरगमाल करने पे भी उतर आते हैं, तब मैंने हाँ, ये वो कहा। उतर आते हैं, ये आगे तो कुछ भी कर सकते हैं। हम इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जो अभी नज़र आ रही है। इसके बाद ये पुरतशद्दुद भी हो सकते हैं, यकीनन हो सकते हैं। इसके बाद ये किसी को यरगमाल बना लें, मालूमा पुलिस वाला इनसे बात करने जाए, उसे यरगमाल बना लें। आप खातून ऑफिसर को यहाँ भेज दें, अपनी लेडी कांस्टेबल को भेज दें कि भाई खवातीन और बच्चे हैं, तो 2 लेडी कांस्टेबल्स चली गई, इन्होंने यरगमाल बना लिया। ये सब हो सकता है बाद में, लेकिन फिलहाल जो ये सिचुएशन है, हम इसकी बात कर रहे थे और ये एक्सप्रेसिव कैटेगरी के अंदर फॉल करती हुई नजर आ रही है। आगे तो कुछ भी हो सकता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सर मेरा कहने का मकसद ये था कि ऑन दी अदर हैंड कैन वी से दिस इज नॉन वायलेंट असेंबली, क्योंकि अभी तक वो लोग सिर्फ अपना इजहार राय का जो है वो डिमांड कर रहे हैं। अभी तक वो नॉन वायलेंट है, और नॉन वायलेंट में ये होता है कि वो उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास जो है वो अपना पावर होता है कि उनसे पीसफुली नेगोशिएशन के थ्रू सिचुएशन को मतलब कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्योंकि अभी तक इसमें ऐसी कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही है हमें कि जहाँ पे ये तासुर जो है पैदा हो सके कि आगे इनको नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि एज मेंशन बाय यू के सर, आप कह रहे थे कि एक्सप्रेसिव में ज्यादा तक एक तशद्दुद का सवार होता है, अपना एक एलिमेंट, कि वो ये सोच रहा होता है कि या तो मैं खुद को नुकसान दूंगा या इनको जो है नुकसान दूंगा। तो इस टाइम में क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं है, सिंपली दे आर सिंपली दे वांट टू मेक देयर अपना एक्सप्रेशन जो है वो गवर्नमेंट जो भी अथॉरिटीज है उनको दे रहे होते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि एक्सप्रेस को हम ये कहेंगे दिस इज नॉन वायलेंट, राइट सर? मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये था। बिल्कुल ठीक है। देखें, इसको पुकारने के या इसको नाम देने के मुख्तलिफ अल्फाज या अंदाज हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऊपर अगर 3 ऑप्शंस हैं, जैसे होता है ना आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर 3 ऑप्शंस हैं तो आप उन तीनों में से ही कोई क्लिक करते हैं। अगर उसके अलावा चौथी ऑप्शन भी आपको दे दिया जाता है कि एनी अदर एल्स या नन ऑफ द अबव, तो फिर आप उस पे क्लिक करते हैं। लेकिन अगर 3 ऑप्शंस होती हैं तो आप तीनों में से जो करीब तरीन होता है इसके, उससे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ आप में से कोई भी गलत नहीं कह रहा, तमाम हम लोग अपनी जगह बात दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जो आपके पास 3 ऑप्शंस ऊपर लिखी हुई हैं, इंस्ट्रूमेंटल, एक्सप्रेसिव या मुतशद्दिद, उसमें से ये कौन सी हो सकती है बज़ाहिर? तो इस वक्त ये जो नज़र आ रही है वो एक्सप्रेसिव के करीब तरीन है। आगे चलते हैं, दूसरी सिचुएशंस पे बात करते हैं, पिक्चर्स पे। ये एक और है, इसमें भी हम ये सिचुएशन देख रहे हैं। इस सिचुएशन को हम पूछ सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंटल के करीब तरीन है, क्या एक्सप्रेसिव लग रही है, या मुतशद्दिद और वायलेंट लग रही है? और ये भी एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेसिव सिचुएशन है, लेकिन ये कि इसमें चांसेस हैं बहुत इनके मुश्किल होने की या नुकसान पहुंचाने की, लेकिन है एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव सिचुएशन है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्सप्रेसिव के नज़दीक तरीन है। किसी और का अगर कोई और आइडिया हो, चैट शायद किसी ने की, वायलेंट लिखा किसी इंस्पेक्टर हिना तक है ना। वायलेंट अभी हुआ नहीं है, ये होने को हो सकता है। वायलेंस, जज्बात तो नजर आ रहे हैं, लेकिन वायलेंस की तरफ उसको जाता है जब वायलेंस का एक्शन नजर आता है। कोई एक्ट ऑफ वायलेंस होगा तो हम उसे मुतशद्दिद कहेंगे। अगर सिर्फ लोग हैंड रेज कर रहे हैं और सिर्फ नारे लगा रहे हैं तो दैट इज नॉट वायलेंट until or unless any action of violence, act of violence is observed। इसमें भी बताएं। सर ये जो है ना, ये लग रहा है, ये सर ये मुतशद्दिद लग रहा है। अच्छा, मुतशद्दिद लग रहा है। देखिए, लगने को तो हमें ये लग सकता है कि ये तशद्दुद की तरफ चले जाएं, लेकिन फिलहाल तशद्दुद होता नजर नहीं आ रहा। फिलहाल कोई किसी को मारपीट करता हुआ, कोई पत्थर फेंकता हुआ, नारे लगाना तशद्दुद में नहीं आता, हाथ उठा के आवाज़ देना तशद्दुद में नहीं आता। लेकिन तशद्दुद के लिए कोई एक्शन होना ज़रूरी है जो तशद्दुद की डेफिनेशन में आता हो। फिलहाल कोई पुरतशद्दुद एक्शन अगर नहीं हुआ है, पुरतशद्दुद एक्ट अगर नहीं हुआ है, तो हम इसे तशद्दुद में काउंट नहीं करेंगे। इसमें ये कि जो डीलिंग हेड है उन्होंने मोहतात होना है, क्योंकि ये जो हुजूम है, एक तो तादाद बहुत ज़्यादा है और 2 एग्रेसिव लग रहे हैं,
है एक्सप्रेसिव, लेकिन ये कि हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना, इसमें थोड़ा केयर करनी पड़ेगी, एहतियात से बिल्कुल काम ठीक लेना है, पड़ेगा। बिल्कुल, ये पहली बात वाली बहुत अच्छी है सिचुएशन आपकी, में बिल्कुल सही। जी सर, पहली वाली सिचुएशन में इसमें ये फ़र्क है कि इसमें हमने एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, मोहतात होना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि इतने लोग हैं और जज़्बात भी नज़र आ रहे हैं, तो ऐसी जगह पर केयर, कॉशन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। ज़रा-सी गलती, कल भी मैं एक बात कर रहा था ना, पहली गोली चलाने का इख्तियार आपके पास होता है, उसके बाद क्या कुछ हो जाएगा इसका आपके पास कोई इख्तियार नहीं होता। इसलिए ऐसी जगहों पर बहुत मुहतात होने की ज़रूरत होती है। अच्छा पॉइंट आपने दिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फुरकान, नेक्स्ट पिक्चर जो है वो क्या कहती है? ये एक और सियासी वो है, मंजरनामा है। इसमें भी तीनों ऑप्शन सेम है कि या इंस्ट्रूमेंटल के नज़दीक है या एक्सप्रेसिव के या मुतशद्दिद के। कि वो एंजॉय कर रहे हैं, खुशी में बांगड़ी भी डाल रहे हैं, एक्सप्रेसिव सिचुएशन है। एक्सप्रेसिव है, जी, जी, लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपना अच्छा मूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपना खुशी का मूड एक्सप्रेस कर रहे हैं। ज़्यादातर चेहरों पे खुशी नज़र आ रही है, ज़्यादातर चेहरों पे सुकून नज़र आ रहा है, ज़्यादातर चेहरे हशाश-बशाश नज़र आ रहे हैं। तो ये एक पॉज़िटिव इमोशन है, लेकिन है बहरहाल ये एक्सप्रेसिव, क्योंकि ये अपने इमोशंस का इज़हार कर रहे हैं। अगर यही लोग जो हैं इनके साथ, अब ये हम कह सकते हैं कि अगर इन्हीं लोगों को हम इस इज़हार राय से रोकें, अगर हम इन्हें इनकी इस इज़हार राय से रोकने की कोशिश करें, तो ये वायलेंट भी हो सकते हैं, ये मुतशद्दिद भी हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ऑन द फेस ऑफ इट, इस पिक्चर को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेसिव तरीके से अपनी खुशी, अपनी मुसर्रत, अपने जज़्बात का इज़हार कर रहे हैं। इससे नेक्स्ट स्लाइड में हम मज़ीद कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे जो एक्सप्रेसिव हालात के हवाले से सामने आते हैं या जो हमें एक्सप्रेसिव सिचुएशंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। पहला ये कि एक्सप्रेसिव सिचुएशन के अंदर जो जो एक्सप्रेसिव एक वेंटिलेशन वाला एहसास होता है, यानी अपने जज्बात का इजहार करना। अगर मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि अपनी भड़ास निकाल देना, दिल की भड़ास निकाल देना, वो बाज़ औक़ात नेगेटिव टर्म में भी हो सकता है, और जैसे अभी एक पॉजिटिव आप कॉनोटेशन में देख रहे थे कि खुशी के जज्बात का इजहार करने का भी, जैसे क्या होता है बाज़ औक़ात कि कोई इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर कोई फ़रीक जीत गया, तो वो जीतने के बाद अगर अपनी खुशी का इजहार करने के लिए एक रैली लेकर निकले हैं, तो जब तक कि वो कोई खिलाफ कानून हरकत नहीं करते, मिसाल के तौर पे हवाई फायरिंग नहीं करते, मिसाल के तौर पे कोई तोड़-फोड़ नहीं करते, तो जब तक वो कोई खिलाफ कानून हरकत नहीं करते या जब तक वो मुखालिफों के कैंप्स के करीब तरीन नहीं घुस जाते, जब तक उनकी जो एक्सप्रेशन है, वो हमें कोई नुकसान नहीं दे रही और उनको उसका हक हासिल है। एक्सप्रेशन का हक हासिल है उन्हें, बासिवाय इसके कि आपकी एसओपीज़ में या आपके जो बाय लॉज हैं या आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इलेक्शन की, उनके अंदर ये लिखा हुआ हो कि किसी को रैली निकालने की इजाज़त नहीं होगी फ़तह या शिकस्त की सूरत में, तो वो तो एक अलहदा बात है। लेकिन आम हालात में किसी को भी पुरअमन रैली निकालने से इनकार नहीं किया जाता या मना नहीं किया जाता। तो जब तक के लोग अच्छे या बुरे जज्बात, इसी तरीके से बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जी, अब आपने देखा है, सारे पुलिस ऑफिसर्स जानते हैं कि यूरोप के अंदर हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है। यहाँ हमारे लोग जज्बात में आकर और अपने जज्बात के इज़हार के लिए रैली निकालते हैं, तो एक्सप्रेसिव सिचुएशन होती है। वो भी एक्सप्रेसिव सिचुएशन उस वक़्त तक रहेगी जब तक कि वो तशद्दुद पर नहीं उतर आते, जब तक वो तोड़-फोड़ पर नहीं उतर आते, जब तक वो मार-धाड़ पर नहीं उतर आते, जब तक वो एक एक्सप्रेसिव सिचुएशन है। और हम उसे मना भी नहीं करते। बात आप लोग जानते हैं, पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो पुरअमन एहतजाज को मना नहीं करते। लेकिन जब ये मुतशद्दिद होते हैं, जब ये एक अपना वेंटिलेशन जो भड़ास निकालना है उसके अंदर नुकसान पहुंचाने की तरफ चले जाते हैं, जब ये बिल्कुल सेंसलेस हो जाते हैं, जो पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं कि जब ये इतने जज्बाती हो जाएं कि ये बेहिस हो जाएं, इनको फिक्र ही ना हो कि हम किसी का कोई नुकसान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और ये खुद को भी नुकसान पहुंचाने से दरेग नहीं कर रहे हों, सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाएं, तो ऐसी सिचुएशन जो होती है वो फिर एक्शन की मुतकाज़ी होती है। वहाँ पर ज़रूर लॉ एनफोर्समेंट को कहीं न कहीं ब्रेक लगाना पड़ता है, कहीं स्टॉप करना पड़ता है इनको, कहीं इनके साथ डील करना पड़ता है। फिर उसके बाद ऐसी सिचुएशंस के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वो ये कि कोई वाज़ेह मकसद नहीं होता। ज़्यादातर केसेस में कोई वाज़ेह मकसद नहीं होता, या फिर मेजॉरिटी जो होती है उनका तो कोई वाज़ेह मकसद नहीं होता। चंद लीडर्स हों, शायद उन्हें पता हो कि ये वाक़या क्यों, वो ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं, वो ये रैली क्यों निकाल रहे हैं या उनकी मकसद क्या है। बहुत सारे जो लोग पीछे होते हैं उनको तो पता ही नहीं होता कि मकसद क्या है, कोई मकसद भी है या नहीं। आप आम तौर पे मॉब में से कोई 2 आदमियों को, मॉब के दरमियान से या आखिर से कोई 2 आदमियों को निकालें, उनसे पूछे भाई क्यों जा रहे हो?
उन्होंने कहा बस बहुत गुस्सा आ रहा है हमें। किस बात पे गुस्सा आ रहा है? जी वो यूरोप में क्या हुआ है। भाई क्या हुआ यूरोप में? भाई कुछ हुआ है। क्या हुआ है उसको नहीं पता। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ऐसे एहतजाज में शामिल होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि हुआ क्या है, वो एहतजाज का हिस्सा बन जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये तो पता होता है कि क्या हुआ है। उसमें ऐसे लोग मिलेंगे, बोलेंगे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है। तो आप पूछेंगे कैसे हुई है भाई गुस्ताखी, क्या हुआ था? कहे बस गुस्ताखी हुई है, क्या हुआ ये नहीं पता। अरे भाई जब आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे निकल पड़े? फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो बताएंगे कि गुस्ताखी हुई है, आप कहें क्या हुआ, वो बोले जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउजुबिल्ला खाके बनाए गए हैं, ये कितना बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी गुस्ताखी है। तो आप कहेंगे वाकई गुस्ताखी तो बहुत बड़ी, लेकिन आप करने क्या जा रहे हैं? आप जो निकले हैं तो आपकी कोई डिमांड है, कोई मुतालबा है आपका? आगे से फिर वो खामोश हो जाएंगे। उनके पास कोई मुतालबा वाज़ेह नहीं है, उनके पास कोई वाज़ेह मकसद नहीं है। ये पॉइंट जो यहाँ लिखा है, मैं इसकी तरफ आपको लाना चाह रहा था कि अक्सर और बेशतर उनके पास कोई वाज़ेह मुतालबा ही नहीं होता। उनके पास कोई वाज़ेह मुतालबा ही नहीं होता। आगे जो चंद लीडर्स हैं शायद उनके पास तो कोई मुतालबा हो, वो लीडर्स को रोक के पूछे तो आप भाई आप क्या चाहते हो, आप क्यों निकले हो? वो कहेंगे जी गुस्ताखी हुई है। आपको कहाँ हुई है? फ्रांस में हुई है। क्या हुआ है? नाउजुबिल्ला खाके बनाए गए हैं, बड़ा जुल्म हुआ है। आपकी डिमांड क्या? आप क्यों निकले हो, आप क्या चाहते हो? तो फिर वो कहें जी फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकाल दो, या मिसाल के तौर पे वो कोई डिमांड होगी। उस लीडर को या चंद लोगों को शायद जो सफ़े अव्वल के हैं उन्हें पता होगी, पीछे के लोगों के पास कोई डिमांड ही नहीं है, कोई माकूल उनके पास डिमांड मौजूद ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है डिमांड है कि नहीं हमारी कोई, बस वो चल रहे हैं और जज्बात का इजहार कर रहे हैं। क्योंकि जज्बात जो हैं वो हमारी कौम में बहुत ज़्यादा है। बहुत सी दुनिया में बहुत सारे लोगों के ऐसा नहीं कि हम अकेले जज्बाती हैं, लेकिन हम कुछ मौजूआत को लेके बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। जैसे मज़हब का मौजू आता है, हम लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं। आजकल मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी है, तो सियासत का मौजू है तो लोग इतने जज्बाती हुए हैं कि अनफॉर्चुनेटली अच्छा बुरा जो कहने को आता है कह देते हैं, जो मुंह में आता है कह देते हैं। लोगों के ताल्लुकात इसकी वजह से ख़राब हो रहे हैं, लोग एक दूसरे का इसकी वजह से बुरा चाह रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत बंद हो गई है, एक दूसरे से ताल्लुक तोड़ लिया, कता ताल्लुक कर लिया, रिश्तेदारों ने आपस में, दोस्तों ने आपस में किनारा कर लिया। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अफसोस के साथ बड़ी बदकिस्मती है कि हम इस दौराहे से गुजर रहे हैं तारीख के, जब हम सियासत की वजह से, जबकि उन लोगों की के हमें पर्सपेक्टिव भी वाज़ेह नहीं है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें क्लियर नहीं होते बहुत सी दफ़ा। हमसे मुराद माशरे की जनरली बात कर रहा हूँ। आप पुलिस ऑफिसर्स बड़े समझदार लोग हैं, आई एम श्योर आप लोग ऐसी चीज़ों का हिस्सा नहीं बनते और पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स से दूर रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी मैं जनरली स्पीकिंग बात कर रहा हूँ कि जो आजकल माशरे में हालात हैं उसमें वो अकल और सोच का बड़ा फुकदान है और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है और बहुत एक जज्बातियत की सी कैफियत है। तो वो जो जज्बाती कैफियत होती है उसके अंदर कोई वाज़ेह बुनियादी मकसद नहीं होता, बुनियादी मुतालबात नहीं होते, यानी सब्सटेंटिव कोई डिमांड्स नहीं होती। सब्सटेंटिव डिमांड ये है कि भाई मैं ये चाहता हूँ, इसको कैसे किया जाएगा मुझे पता है, भाई ऐसे कर लो तो मेरी डिमांड पूरी हो जाएगी। लेकिन वो डिमांड ऐसी रख देगा जैसे मिसाल के तो वो निकले और निकल के वो कह रहे हैं जी बस इस्लामी कानून नाफिज होना चाहिए, शरीयत नाफिज। आप उनसे कहते हैं भाई ये शरीयत कैसे नाफिज होगी? तो वो कहते हैं बस नाफिज करें शरीयत, बस हम नहीं जानते शरीयत नाफिज करें। भाई कोई सब्सटेंटिव डिमांड दो, कोई बुनियादी बात करो, ये शरीयत कैसे नाफिज होगी वो तो समझाओ। तो उनके पास कोई ख़ास वजह नहीं है, कोई ख़ास रीज़न नहीं है, कोई ख़ास तरीका नहीं है, कोई ख़ास लाए अमल नहीं है। बस वो कहते हैं हम निफाज शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए हम निकल पड़े, शरीयत के निफाज के लिए हम निकले हुए। भाई वो उसका मकसद क्या है, कैसे होगी? कि आपके पास कोई 4 5 6 8 10 पॉइंट्स होने चाहिए ना भाई, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये मेरे डिमांड्स हैं। वो वाज़ेह डिमांड्स ही नहीं है उनके पास। बस वो आ गए हैं और वो नारे लगाना शुरू हो गए हैं और फिर वो उसमें आगे जाके तशद्दुद की तरफ चले गए और जज्बातियत की तरफ चले गए और नुकसान पहुँचाने की तरफ चले गए। लेकिन डिमांड कोई वाज़ेह नहीं है उनकी। पॉलिटिकली भी इस तरह अक्सर होता है, कोई डिमांड वाज़ेह नहीं होती। तो ऐसे केस में एक्सप्रेसिव सिचुएशंस में अक्सर ये होता है कि कोई बुनियादी मुतालबात या कोई वाज़ेह मकासद, वाज़ेह डिमांड्स नहीं होती। अच्छा फिर दूसरा ये कि इसके यानी कि इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन को ज़रा जहन में लाएं, जहाँ कमरे में घुस के या एक स्कूल में दाखिल होकर, खुदा न खास्ता बच्चों का स्कूल होता है, या किसी दफ्तर में दाखिल होकर लोगों को यरगमाल बना लिया गया। कोई शॉपिंग मॉल में घुस गए, वहाँ सिविलियंस थे, उन्हें यरगमाल बना लिया। अब वहाँ उन्हें यरगमाल बनाने के बाद ये अपनी मुतालबात रखते हैं कि मेरा फ़लाँ मुतालबा पूरा करो, फ़लाँ मुतालबा पूरा करो। मिसाल के तौर पे जब ये दाखिल होंगे तो ये कहेंगे कि जी मैं जो मेरे साथी हैं फ़लानी जेल में कैद हैं उन्हें आज़ाद किया जाए, मेरे साथी फ़लाँ जेल में कैद हैं उन्हें आज़ाद किया जाए।
अब ये एक बड़ा वाज़ेह मुतालबा है। इस तरह का वाज़ेह मुतालबा या इस तरह की वाज़ेह डिमांड यूजुअली जो उसमें होती है जो कि जो इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशंस होती हैं, जबकि इसी की जगह जो मुतालबा करने वाला है वो सिर्फ यही नहीं कह रहा कि उनको आज़ाद करें, बल्कि साथ ही साथ वो ये बात भी कह रहा है कि उनको तो आज़ाद करें, जब मेरी वो डिमांड पूरी हो जाए फिर मुझे एक गाड़ी प्रोवाइड करें, मैंने यहाँ से जाना भी है, मुझे यहाँ से जाने का रास्ता भी प्रोवाइड किया जाए, सेफ एग्जिट भी प्रोवाइड किया जाए, एस्केप व्हीकल भी प्रोवाइड की जाए, भागने का रास्ता भी दिया जाए, उसके लिए गाड़ी भी दिया जाए वगैरह वगैरह। और आप उसकी ये डिमांड भी पूरी करने पे मजबूर हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि भाई अंदर लोगों की जानें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, ख़वातीन हैं वगैरह हैं, आपने उनकी जानें बचानी है तो आप इनकी डिमांड्स पूरी करने पे मजबूर हो रहे हैं। तो आप इनकी डिमांड जब पूरी करते हैं तो उन डिमांड्स में एक तो बेसिक बड़ी वाज़ेह डिमांड्स होती हैं, बड़ी क्लियर कट डिमांड्स होती हैं, और दूसरा एस्केप करने का, फ़रार का भी इनका कोई मुतालबा होता है, क्योंकि ये बच के जाना चाह रहे होते हैं, ये फ़रार होना चाह रहे होते हैं, ये अपनी जान भी बचाने के लिए सीरियस होते हैं। लेकिन एक्सप्रेसिव सिचुएशंस, मिसाल के तौर पे मजहबी सिचुएशंस होती हैं वगैरह वगैरह, दूसरी सिचुएशन, उनमें लोग फरार होने का कोई रास्ता नहीं मांग रहे होते, वो तो कह रहे होते हैं हम कटेंगे, मरेंगे, बस हम अपनी जान भी दे देंगे, ये मकसद हासिल करके रहेंगे, जो कि मकसद भी कुछ नहीं पता होता उन्हें क्या है, मकसद की जो डिटेल्स हैं पूछो तो वो भी उन्हें वाज़ेह नहीं होती, लेकिन उसके लिए वो अपनी जान देने को भी तैयार होते हैं, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, इर्रेशनल हुए हुए होते हैं और बहुत जज्बाती होते हैं, और उनको एस्केप करने का रास्ता आपसे वो नहीं पूछ रहे होते, एस्केप करने के हवाले से आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहे होते, एस्केप रूट या फरार का रास्ता भी आपसे नहीं मांग रहे होते, फरार का कोई मुतालबा भी नहीं कर रहे होते। ज़्यादातर एक्सप्रेसिव सिचुएशंस के अंदर ऐसा होता है। और ऐसा क्यों होता है, ये नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि अकली सोच का फुकदान, यानी जो मेंटल कैपेबिलिटी है उसकी सोचने समझने की, जिसे हम रैशनल थिंकिंग कहते हैं। रैशनल थिंकिंग क्या होती है? रैशनल थिंकिंग, RATIONAL, रैशनल थिंकिंग, एक तो थिंकिंग है सोचना समझना, रैशनल थिंकिंग है अकली सोच, या एक ऐसी सोच जिसमें आप जो कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी आप सोच रहे हैं, आपने जो करना है उसके क्या नताइज निकलेंगे इसके हवाले से आप फिक्रमंद हैं, आप सोच रहे हैं। आमतौर पे हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं उसके नतीजे के बारे में हम सोचते हैं ना। भाई मिसाल के तौर पे आप अपने मातहत को कोई काम देते हैं, आप SHO हैं, आप एक संतरी की ड्यूटी लगाते हैं कि तुमने गेट पे ड्यूटी करनी है, गेट नहीं छोड़ना, वो गेट छोड़ेगा तो उसके जहन में ये ज़रूर होगा कि अगर मैं गेट छोड़ता हूँ और मेरे SHO साहब या मेरे DSP साहब मुझे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, मैं गेट पे नहीं मिलता, मैं गेट छोड़े हुए हूँ, तो मेरे खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है, मेरे से बाज़पुर्स हो सकती है। तो इस अमल के, अपने इस अमल के, जो गेट छोड़ने का अमल है, इसके नतीजे पे उसकी नज़र होती है, और फिर वो बाज़ औक़ात जो है ना वो गिव एंड टेक की सूरत कर रहा होता है, वो सोच रहा होता है, बार्गेनिंग कर रहा होता है अपने माइंड में, या इवैल्यूएट कर रहा होता है कि मैं पकड़े जाने के चांस कितने हैं। अभी तो SHO साहब मौजूद ही नहीं है, अभी तो गश्त पे निकले हैं, अभी तो देर लगेगी वापस आने में, तो इतनी देर तक मुझे किसने देखना है, मैं थोड़ी देर यहाँ सुस्ता लूँ, जाके सो जाऊँ अंदर। और बाज़ औक़ात वो ये कर रहा होता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं कोई बहाना बना दूँगा कि मैं वॉशरूम गया था, मैं फलाँ जगह गया था, वो हमारे आम बहाने होते हैं। लेकिन ये सब वो क्यों सोच रहा है? बगैर सोचे समझे वो ये गेट नहीं छोड़ रहा, वो ये सब सोच रहा है। दिस इज़ कॉल्ड रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग में आप जो कुछ कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंस पे, उसके नतीजे पे आपकी नज़र है, उसके नतीजे की आपको फ़िक्र है। दिस इज़ रैशनल थिंकिंग, ये रैशनल थिंकिंग कहलाती है। जबकि जब जज्बाती आदमी होता है, बहुत ज़्यादा जज्बात में होता है, ओवरवेलमिंग इमोशंस के अंदर वो बंदा होता है, तो उसके अंदर रैशनल थिंकिंग नहीं होती। फिर वो जो अमल कर रहा होता है उसके नताइज से वो बाखबर नहीं होता, या उसके नताइज के बारे में वो फ़िक्रमंद नहीं होता। रैशनल थिंकिंग उसके अंदर से ख़त्म हो जाती है या उसकी कमी हो जाती है, वो या तो एब्सेंट होती है या बहुत ही मिनिमम हो जाती है, क्योंकि जज्बातियत बढ़ जाती है, और जज्बातियत जब बढ़ती है तो रैशनल थिंकिंग कम हो जाती है, इमोशनैलिटी बढ़ेगी, रैशनल थिंकिंग कम हो जाएगी। इसलिए हम ये कह रहे हैं, यहाँ सेकंड लास्ट पॉइंट जो है उसमें अकली सोच का फुकदान, हमारा इसका मतलब ये है कहने का कि अकल और फहम जो हमें ये बताता है कि हमारे किस अमल का क्या नतीजा होगा, ये अक्ल फहम उस शख्स में कम हो जाता है, अकली सोच उसमें कम हो जाती है। फिर उसके बाद जो आखिरी पॉइंट है वो ये बता रहा है कि बेसिकली, बुनियादी तौर पर, प्राइमरीली वो गुस्सा या गुस्से वाली सोच
या एंग्री होना या कोई नफरत होना, फ्रस्ट्रेशन होना, इस किस्म की कैफियत या जज्बात की वजह से ये सारे काम कर रहा होता है। उसकी जो ये हरकतें होती हैं ये रैशनैलिटी पे बेस नहीं होती, अक्ल व शऊर पे बेस नहीं होती, सोच समझ पे बेस नहीं होती, बल्कि ये चीज़ें, ये बातें उसकी जज्बातियत पे बेस्ड होती हैं और वो जज्बात के रॉ में बहकर ये समझे ये काम कर रहा होता है। गुस्से के अंदर, नफरत के अंदर, गम के अंदर या किसी भी और फ्रस्ट्रेशन के अंदर वो एक उसका शिकार होकर ये अमल कर रहा होता है। तो बेसिकली ये जो सिचुएशन होती है ये एक्सप्रेसिव सिचुएशन कहलाती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें मजीद एक्सप्रेसिव सिचुएशन के बारे में कुछ और पॉइंट्स आपको बताते हैं। एक पॉइंट तो ये है कि एक्सप्रेसिव सिचुएशन में जो सब्जेक्ट होता है वो पुलिस से यूजुअली कुछ नहीं चाह रहा होता। अब मिसाल के तौर पे हम उन 2-3 तस्वीरों की तरफ चले जाते हैं जो अभी हमने देखी थी। एक तस्वीर थी, उसमें असातिज़ा थे और वो बज़ाहिर असातिज़ा थे या एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे और वो बात कर रहे थे। उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, बैनर्स उठाए हुए थे जिसमें मेरिट का कत्लेआम और सिफारशी लोग परमानेंट हो रहे हैं वगैरह वगैरह, ये चीज़ थी। अब इस सिचुएशन के अंदर आप ये देख रहे हैं कि उसका पुलिस से कोई डिमांड नहीं है, उसकी डायरेक्टली पुलिस से तो कोई डिमांड नहीं है, वो पुलिस से तो कोई मुतालबा नहीं कर रहा। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो एक्सप्रेसिव सिचुएशन होती है उसमें यूजुअली पुलिस से जो कल्प्रिट है उसकी कोई डायरेक्टली कोई डिमांड पुलिस से नहीं होती, बल्कि वो किसी और शख्स के खिलाफ कोई डिमांड कर रहा होता है। उसकी जो डिमांड होती है यूजुअली वो किसी और के बारे में होती है और बाज़ औक़ात जहाँ वो उसने किसी को विक्टिम बनाया हो, जहाँ उसने किसी को हब्से बेजा में रखा हो, वहाँ उसके साथ ही उसका कोई मसला होता है, उसके साथ उसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक होता है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको। एक मिसाल लीजिए इसकी। मिसाल इस तरह की है कि ये केस रियल केस है, मैंने फेस किया पंजाब में जब मैं था, कि एक शख्स जो एक लड़का था नौजवान, एक लड़की के साथ ताल्लुक़ था, उसका दोस्ती थी, अफेयर था, मोहब्बत में तब्दील हो गया, फिर वो शादी करना चाहता था, उससे उसकी शादी नहीं हो सकी। वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, ख़ानदानी वजूहात हों, वहाँ बिरादरी सिस्टम है उसकी वजूहात हों, या अमीर और गरीब का फ़र्क हो, तबकाती कशमकश हो वगैरह वगैरह, वो शादी ना हो सकी तो वो उसके वेपन लेके उसके घर चला गया और कमरे के अंदर खुद को भी उसके साथ बंद कर लिया। अब ये एक एक्सप्रेसिव सिचुएशन है, क्योंकि अब ये किसी और से कोई मुतालबा नहीं कर रहा, पुलिस से या किसी से कोई मुतालबा नहीं कर रहा। इसका जो भी मुतालबा है या जो भी झगड़ा है या जो भी मसला है, उसका ताल्लुक उसी शख्स से है जिसको इसने अपने साथ बंद किया हुआ है, जिसे जो विक्टिम है इसका, जिसको इसने होल्ड किया हुआ है या जो इसका विक्टिम है वो लड़की, उसी के साथ इसका जो मुतालबा है वो है कि भाई मेरी से शादी होनी चाहिए या तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर रही। और उस सिचुएशन में इसने सिर्फ अपनी जज्बात की भड़ास निकाली, चीखा चिल्लाया, ये हो गया, वो हो गया, मैंने ये कोशिश की, मैंने वो कोशिश की, फिर भी मेरी बात नहीं मानी गई और आखिर में इसने उस लड़की को भी ख़त्म कर दिया और अपने आप को भी ख़त्म कर दिया। उस लड़की को भी जान से मार दिया, फायर कर दिया उस पर, वो भी जान से चली गई और ख़ुद के ऊपर भी फायर कर लिया, ख़ुद भी जान से चला गया। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर ये इस सिचुएशन में हुआ ये कि पुलिस को इत्तला मिली, जब तक पुलिस पहुंची जब तक ये काम वो कर चुका था। लेकिन अगर पुलिस इस सिचुएशन में पहुंच भी जाती तो इसका पुलिस से तो डायरेक्ट कोई मुतालबा था ही नहीं, पुलिस से तो इसका कोई मुतालबा नहीं था, पुलिस से तो नहीं कह सकता था मेरा निकाह कराओ, पुलिस तो निकाह कराने वाले लोग नहीं है ना, ये तो दोनों फैमिलीज के दरमियान तय होनी बात या दो अशखास के दरमियान तय होनी है, ठीक है, या काजी ने निकाह कराना है या निकाह रजिस्ट्रार ने, अदालत ने निकाह कराना है, पुलिस का तो कोई रोल नहीं है। तो ज़्यादातर एक्सप्रेसिव सिचुएशंस के अंदर होता यह है कि वो पुलिस से कोई डायरेक्ट डिमांड नहीं कर रहे होते, उनकी तवज्जो जो होती है वो किस चीज़ पे मरकूज़ होती है, जो शख्स उन्होंने होल्ड किया होता है, जिसे उन्होंने यरगमाल तो नहीं कह सकते लेकिन विक्टिम बनाया हुआ होता है, जिसे उन्होंने हब्से बेजा में रखा होता है, उसकी तरफ उनकी तवज्जो मबजूल होती है, उस पर उनकी तवज्जो मरकूज़ होती है। और जो ज़ेर हिरासत शख्स होता है वो होस्टेज नहीं होता बल्कि विक्टिम होता है, वो विक्टिम होता है। विक्टिम हम कह सकते हैं उस शख्स को जो कि हालात का या किसी हादसे का या किसी वाक़े का, किसी जुल्म का शिकार होने जा रहा है, उसे हम विक्टिम कहते हैं, ठीक है। हम केसेस में इस तरह होता है कि डकैती का केस है, रेप का केस है, मर्डर का केस है, हम उसमें कहते हैं विक्टिम कहाँ है, तो विक्टिम वो जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके खिलाफ जुर्म किया गया है, वो विक्टिम है। तो क्राइम अगेंस्ट पर्सन में हम विक्टिम का पहले पूछते हैं, विक्टिम कौन है, विक्टिम का बयान करो,
उससे पूछो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वगैरह, किसने किया, वगैरह वगैरह। तो विक्टिम होता है यहाँ वो शख्स जिसे हिरासत में रखा जाए, वो यरगमाल नहीं है। अब आप कहेंगे यरगमाल और विक्टिम में क्या फ़र्क है? तो यरगमाल में यानी होस्टेज में और विक्टिम में ये फ़र्क है कि होस्टेज जिसे बनाया जाता है उससे ज़ाती तौर पे कोई डिमांड मनवाने की ज़रूरत नहीं होती, और उसका ज़्यादातर अपने होस्टेज बनाने वाले से कोई ताल्लुक भी नहीं होता डायरेक्टली। ये अनजान लोगों को होस्टेज बना लिया जाता है। होस्टेज बनाया सिर्फ इसलिए जाता है कि किसी थर्ड पर्सन से कोई बात मनवानी होती है। इनसे नहीं मनवानी होती जिन्हें होस्टेज बनाया, किसी थर्ड पर्सन से मनवानी होती है, इसलिए इन्हें होस्टेज बना लिया जाता है। लेकिन जो विक्टिम है उसका उस सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट ताल्लुक होता है, और सब्जेक्ट और विक्टिम के दरमियान कोई पुराना मैटर होता है यूजुअली, जिसकी वजह से उसे विक्टिम बनाया गया या उसे हब्से बेजा में रखा गया, उसे हिरासत में लिया गया। बेसिकली इस तरह के वाक़यात जो होते हैं वो हकीकतन जो होते हैं ना, बेसिकली वो गैर हकीकी यरगमाली के वाक़यात होते हैं, यानी उनमें होस्टेज का वाक़या नहीं होता। होस्टेज तो वो है जिसे बनाया जाए, डिमांड्स पूरी की जाए तो होस्टेज को छोड़ दिया जाए। यहाँ इसको छोड़ने का इरादा नहीं होता, बल्कि ये अपने जज्बात का इजहार कर रहा होता है, और अगर इसको तरीके से डील ना किया जाए, इसके साथ एक्टिव लिसनिंग वाला मामला ना किया जाए, बातचीत के ज़रिए इसको अपने जज्बात की भड़ास निकालने का मौका ना मिले, इसको इंगेज ना किया जाए, इसके साथ इफ़हाम तफ़हीम वाली बात ना की जाए, तो ये शख्स जो ये अपने जो विक्टिम है उसको शदीद तरीन नुकसान पहुंचा सकता है, उसको उसकी जान भी ले सकता है। इसलिए ये होस्टेज सिचुएशन नहीं होती, बल्कि इसमें ऐसा होता है जो लास्ट पॉइंट में लिखा है कि कत्ल के बाद खुदकुशी का भी इम्कान होता है। पहले उस शख्स को कत्ल किया जिसको होस्टेज बनाया था, फिर अपने आप को भी ख़त्म कर लिया। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी पंजाब में एक वाक़या जो जिसको मैंने खुद वहाँ पर देखा था, वो वाक़या इस तरह का था। इस तरह के वाक़यात आपने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं देखे होंगे या सुने होंगे अपने करियर के अंदर। खुद भी मुमकिन है आप ऐसे मौके पर कहीं गए हों, चाहे वक़ुआ का मुआयना किया हो, या ऐसी कोई तफ्तीश आपके पास आई हो, कोई केस FIR आपके पास दर्ज होकर आई हो, या कोई इंक्वायरी मैटर आपको मिला हो जिसमें ये बात सामने आई हो कि जो शख्स जिसने ये वाक़या किया है वो बेसिकली जज्बाती था, और वो अपने जज्बात की रौ में बहकर अपने जज्बात का इजहार करते करते कंट्रोल से बाहर हो गया, और उसके बाद उसने जिसको होस्टेज बनाया, जिसको यरगमाल बनाया था, वो बेसिकली गैर हकीकी यरगमाल, बेसिकली वो विक्टिम था, उस विक्टिम की भी जान ले ली और अपनी भी जान दे दी। इस तरह के वाक़यात होते हैं, और ये एक्सप्रेसिव सिचुएशन के अंदर ये वाक़यात रूनुमा होते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि होस्टेज सिचुएशन में और एक्सप्रेसिव सिचुएशन में बुनियादी तौर पर फ़र्क के जो होस्टेज सिचुएशन है जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन के अंदर कुछ बंदा शख्स के साथ कोई डायरेक्ट उसका प्रॉब्लम नहीं होता, डायरेक्ट उसका इशू या डायरेक्ट उसका मामला होस्टेज के साथ नहीं होता, और वो होस्टेज को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाने के दर पे भी नहीं होता, बल्कि वो तो ये कह रहा होता है कि मेरी डिमांड्स पूरी की जाएं, और किसी थर्ड पार्टी से कह रहा होता है कि मेरी डिमांड्स पूरी करें, और अगर आपने मेरी डिमांड्स पूरी नहीं की तो मैं होस्टेज को नुकसान पहुंचाऊंगा। अदरवाइज होस्टेज को खास तौर पे कोई नुकसान पहुंचाने का मकसद उसका नहीं होता। लेकिन इसी के बरअक्स जो एक्सप्रेसिव सिचुएशन है जिसके अंदर यरगमाली वाक़या हो, एक तो नॉन होस्टेज सिचुएशन, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्रेसिव सिचुएशन की बात की कि जी लोग सड़क पे खड़े हुए, एक तस्वीर आपने देखी, वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, वो असातिज़ा हैं वगैरह वगैरह। फिर मैंने मजहबी जज्बात का इजहार करने वाले एक्सप्रेसिव सिचुएशन की बात की, जैसे कोई मजहबी मामले पे लोग सड़क पे निकले हैं, अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, एक्सप्रेसिव सिचुएशन है। इसी तरीके से सियासी तौर पर मैंने बात की कि जीतने वाले जो है वो रैली निकाल रहे हैं खुशी में, खुशी का इजहार करने के लिए, ये भी एक एक्सप्रेसिव सिचुएशन हो सकती है। इस तरीके की सिचुएशंस जो हैं इनमें तो किसी को यरगमाल या किसी को ज़ेरे हिरासत नहीं रखा जा रहा, किसी को हब्से भेजा में नहीं रखा जा रहा, लेकिन ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं जिनमें किसी को हब्से भेजा में रखा जाए या ज़ेरे हिरासत रखा जाए, होस्टेज सिचुएशन बन जाए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो शख्स सब्जेक्ट है, यानी कल्प्रिट है, क्रिमिनल है, होस्टेज टेकर है, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, उस सब्जेक्ट का और जो विक्टिम है उसके दरमियान कोई रेलेवेंस होती है, कोई एक दूसरे के साथ ताल्लुक वास्ता होता है, और इसमें विक्टिम को डायरेक्टली नुकसान पहुंचने का खदशा होता है, और ये बड़ा सीरियस मैटर होता है। इसलिए इसे बहुत ही नाजुक तरीके से डील करने की, बहुत हसास तरीके से डील करने की ज़रूरत होती है, और अगर इसे सही तरीके से डील ना किया जाए या टाइमली डील ना किया जाए
तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले उस ज़ेरे हिरासत शख्स को कत्ल कर दे, उसकी जान ले ले और उसके बाद खुदकुशी कर ले, अपनी ही जान ले ले। तो ये बेसिकली आज की हमारे मॉड्यूल में मेन स्लाइड्स थी। अब हम आएंगे लास्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम आज का तज्जिया आपके सामने पेश करेंगे, यानी एक राउंड अप आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें हम आपसे ये बताएंगे कि आज हमने क्या बातें की, आज आपने क्या बेसिकली इसमें सीखा। सबसे पहले हमने बात की कि हिस्टोरिकली जो क्राइसिस नेगोशिएशंस हैं, इनका एक एज अ डिसिप्लिन या एज अ फील्ड ऑफ स्टडी लॉ इन्फोर्समेंट को पढ़ाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो हमने बताया आपको कि वेस्ट में अमेरिका, यूरोप की मुख्तलिफ़ कंट्रीज़, उनमें वाक़यात हुए, ऐसे वाक़यात जिनमें लोगों को यरगमाल बना लिया गया और वो बड़े बड़े क्राइसिस बन गए, या फिर हुकूमत मुखालिफ, हुकूमत की पॉलिसीज़ के मुखालिफ और इसी तरीके से बड़ी बड़ी ताकतों के मुखालिफ जो है वो एहतजाज हुए, रॉइट्स हुए, दंगे फसाद हुए। ऐसी सिचुएशंस के अंदर जब देखा गया कि पुलिस ही सबसे पहला रिस्पॉन्डर है, सबसे पहले पुलिस ने ही ग्राउंड के ऊपर ऐसी सिचुएशंस को डील करना है, और अगर पुलिस अच्छी तरह इनिशियली से डील करने में कामयाब हो जाए तो बहुत बड़ी सिचुएशन बनने से रुक जाती है, या बहुत बड़ी सिचुएशन बनने से पहले ही डिफ्यूज कर ली जा सकती है। इसलिए दुनिया भर में ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि लॉ इन्फोर्समेंट की, यानी पुलिस की इस्तेदाद कार या इसकी कैपेसिटी को इस टॉपिक पे, इस मौजू पे बढ़ाने की ज़रूरत है, और उस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इसको स्टडी किया गया, मुख्तलिफ सिचुएशंस को स्टडी किया गया, और स्टडी करने के बाद फिर बाकायदा क्राइसिस नेगोशिएशन के हवाले से एक फील्ड ऑफ स्टडी मुतारिफ कराई गई। और ये आज से कुछ नहीं तो 40 से 50 साल के दरमियान ये वाक़यात हुए, 1970s और 80s में। 70s को अगर देखें तो आज 50 साल गुजर चुके हैं, 80s को अगर देखें तो आज 40 साल गुजर चुके हैं। तो उस वक्त के ये वाक़यात थे जिनकी बेसिस पर ये फैसला किया गया, और फिर ये फील्ड ऑफ स्टडी बनाई गई, और क्राइसिस नेगोशिएशंस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती गई, उनके अंदर स्किल्स डेवलप होते गए, बाकायदा उसके एक्सपर्ट कोर्सेज होते गए, फिर स्पेशलाइज्ड नेगोशिएटर्स बनाए गए। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया भर में हर लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, हर पुलिस ऑफिसर को नेगोशिएटर का दर्जा हासिल नहीं होता। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बाकायदा क्राइसिस नेगोशिएशन टीम्स बनना शुरू हो गई हैं। जैसे अमेरिका में FBI का आपने नाम सुना होगा, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI के पास बाकायदा नेगोशिएटर्स की टीम्स हैं, एक्सपर्ट नेगोशिएटर्स हैं। इसी तरीके से उनके यहाँ पुलिस के मुख्तलिफ महकमों में, जिस तरह हमारे यहाँ सूबों की पुलिस अलग अलग है, पंजाब पुलिस अलग है, सिंध पुलिस अलग है, KP के पुलिस अलग है, बलूचिस्तान पुलिस अलग है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की पुलिस अलग है, इस्लामाबाद की पुलिस अलग है, गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस अलग है। इसी तरीके से वहाँ पर अमेरिका में 52 स्टेट्स हैं, और यूरोप की मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, उनकी अपनी अपनी पुलिस फोर्सेस हैं। तो हर पुलिस फोर्स में नेगोशिएटर्स को ख़ास तौर पर ट्रेनिंग दे के नेगोशिएशंस की, और उन्हें एक्सपर्ट नेगोशिएटर्स बनाया गया। बहुत सी पुलिस फोर्सेस ने ये तजर्बा किया और ये कामयाब रहा, और इस वजह से उन्होंने एक्सपर्ट नेगोशिएटर्स तैयार किए। वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि वाक़या हुआ तो जो भी मौके का अफसर है वो जाए और नेगोशिएशन शुरू कर दे। हाँ, फौरी तौर पे तो उसको बात करनी पड़ती है। अब देखें ना, जहाँ की सिचुएशन क्रिएट हो जाए वहाँ पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक्सपर्ट के इंतज़ार में आप बोलेंगे जो होता है होता रहे, एक्सपर्ट आएगा तो बात करेगा। ये तो नहीं हो सकता। कंटेन करने के लिए फौरी तौर पे मौके पे मौजूद अफसर को बात करनी पड़ती है। लेकिन जब क्राइसिस सिचुएशन बिल्डअप होने लगती है तो एक्सपर्ट नेगोशिएटर्स को इनवाइट कर लिया जाता है और उनसे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सिंगापुर की पुलिस फोर्स का भी एग्जांपल दी जाती है कि उन्होंने भी एक्सपर्ट नेगोशिएटर्स या नेगोशिएशन टीम, क्राइसिस नेगोशिएशन की एक्सपर्ट टीम्स जो हैं वो बनाई हैं, और वो बड़ी कामयाबी से उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर फिर हमने आपको बताया कि टाइम टू टाइम, आहिस्ता आहिस्ता, विद द पैसेज ऑफ टाइम, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के अंदर क्राइसिस नेगोशिएशंस को पढ़ाया जाने लगा। लॉ इन्फोर्समेंट के मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में पुलिस से रिलेटेड जो इन सर्विस कोर्सेज हैं उनमें आहिस्ता आहिस्ता क्राइसिस नेगोशिएशंस की बात सामने आने लगी। और अब जो ये कोर्स हम कर रहे हैं ये इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस भी आपको बताएगा, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी आपको बताएगा, और हम इसे रिलेट करेंगे गाहे बगाहे
ग्राउंड पे पेश आने वाली हमारी अपनी सिचुएशंस के साथ, जैसे अभी हमने सिचुएशंस का जिक्र किया, इन सिचुएशंस से रिलेट करेंगे ताकि आपको ग्राउंड पे एक्चुअल सिचुएशंस में किस तरीके से हमें सिचुएशन की कौन सी टाइप है वो पहचानना है, उस सिचुएशन के हालात वाक़यात किस तरह दूसरे से मुख्तलिफ हैं वो समझना है, और फिर उसमें हमें कैसे एक्ट करना है ये भी हम आपको आने वाले मॉड्यूल्स में समझाएंगे। इसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि 2 बेसिक टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स हैं जिनके ऊपर इस कोर्स में हम बात कर रहे होंगे। पहला इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन है, दूसरा एक्सप्रेसिव सिचुएशन है। ये रिपीट आज मैं कर रहा हूँ दूसरी तीसरी मरतबा, वजह इसकी ये है कि ये शुरू में आपके जहन में वाज़ेह हो जाए, क्योंकि ये बार बार ये टाइप्स हम जिक्र कर रहे होंगे, इसलिए आपके जहन में बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन कौन सी है, एक्सप्रेसिव सिचुएशन कौन सी है। इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन वो है जिसमें किसी शख्स को होल्ड कर लिया जाए, यरगमाल बना लिया जाए, और यरगमाल बनाने वाला जो शख्स है वो सब्जेक्ट कहलाता है, जिसने यरगमाल बनाया, जो क्रिमिनल है, जो कल्प्रिट है, जो होस्टेज टेकर है, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। और सब्जेक्ट किसी को यरगमाल बना रहा है तो इसलिए बना रहा है कि वो किसी थर्ड पार्टी से अपने कोई मुतालबात मंजूर करवाना चाहता है, वो किसी थर्ड पार्टी से अपने कोई मुतालबात मंजूर करवाना चाहता है। इसको इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन कहा जाता है, और इसमें जो होस्टेजेस हैं उनको ख़तरा उस वक्त तक रहता है जब तक उसकी डिमांड्स पूरी ना कर दी जाए सब्जेक्ट की। जब सब्जेक्ट की डिमांड्स पूरी कर दी जाए तो ख़तरा टल जाता है। इसी के बरक्स एक एक्सप्रेसिव सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन तो इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन थी, इसके बरक्स एक्सप्रेसिव सिचुएशंस होती हैं जिनके अंदर गम और गुस्से का इजहार करने के लिए, वेंटिलेशन करने के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए कुछ लोगों को होल्ड कर लिया जाए या उनको हमसे बेजा में रख लिया जाए, हिरासत में रख लिया जाए, इलीगल कन्फाइनमेंट में रख लिया जाए। और ऐसे में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इंडिविजुअल या एक से ज़्यादा लोग अगर सब्जेक्ट हैं, वो उनकी कोई ख़ास डिमांड्स, कोई सब्सटेंटिव डिमांड्स नहीं होती, बल्कि वो किसी को विक्टिम के तौर पे अपने पास रखते हैं और उस विक्टिम की जान भी ले सकते हैं, उसकी जान को शदीद ख़तरा लायक होता है। फिर हमने ये बताया कि इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन में पुलिस के पास अपॉर्चुनिटी होती है, एक मौका होता है कि वो शो ऑफ फोर्स करे, ठीक है, और उसके ज़रिए से वो उस सिचुएशन को कंट्रोल करे और सब्जेक्ट के बिहेवियर पे असरअंदाज हो, किस तरह उसकी डिमांड्स को मानने की कोशिश करने का एक तासुर देकर कि भाई आपकी जो डिमांड्स हैं वो हम मान रहे हैं या उसको मनवाने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप भी हमारी बात मानें। तो आप इस तरह उसके बिहेवियर के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को अपनी मर्ज़ी से चलने पर आमादा कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं। किस वजह से? कि उसकी एक वाज़ेह डिमांड है और वो अपनी डिमांड के साथ बहुत सिंसियर है। देखिए सिंसियर है जभी तो इतनी बड़ी सिचुएशन क्रिएट की है उसने, उसे पता है इसमें तो मेरी जान भी जा सकती है। अचानक पुलिस जो है उसके कमांडो फोर्स, RRF, SSU, स्वाट टीम्स, असॉल्ट फोर्स, ऑपरेशनल टीम्स, वो अचानक दाखिल हों और फायर करें और मेरी जान चली जाए, यहाँ तक उसे पता है उसकी जान खतरे में है, लेकिन वो अपनी डिमांड्स के साथ इतना सिंसियर है, जभी तो इतना बड़ा खतरा मोल ले रहा है। तो वो चूंकि अपनी डिमांड से सिंसियर होता है, इसलिए उसकी डिमांड्स मानने का एक सूरत हाल बनाकर, एक अंदाज पैदा करके आप उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि भाई हम तुम्हारी डिमांड्स मान रहे हैं या तुम्हारी डिमांड्स मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा तुम हमारी बात मानो। तो आप उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन होस्टेज सिचुएशन होती है, जिसमें किसी को होस्टेज नहीं बनाया गया होता, वहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी ज़रा कम होती है, क्योंकि उसकी कोई ख़ास वाज़ेह डिमांड्स नहीं होती जिनके ज़रिए आप उसे मैनिपुलेट कर सकें। फिर इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन में हमने कहा, इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन याद रहे, इसमें हमने कहा कि शो ऑफ फोर्स, थ्रेट ऑफ फोर्स, कि जी आपके दोनों तरफ फोर्स मौजूद है, आप बातचीत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम फोर्स यूज़ नहीं करना चाह रहे, लेकिन साथ ही साथ आप इतनी सारी फोर्स डिप्लॉय करके ये दिखा भी रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी फोर्स है, ज़रूरत पड़ी तो हम एकदम फोर्स यूज़ कर सकते हैं। आप थ्रेट ऑफ फोर्स भी दे रहे हैं और आप टाइम बाय कर रहे हैं, और टाइम बाय करने के साथ साथ आप बहुत तफसीली, एग्जॉस्टिव, थका देने वाली बार्गेनिंग कर रहे हैं, ऐसी बार्गेनिंग कर रहे हैं जो उसे थका दे और बिल आखिर उसकी एक्सपेक्टेशंस कम होती जाएँ। वो समझ रहा था पहले कि मेरी हर डिमांड मानी जाएगी, फिर सब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता ये सोचने मजबूर हो जाए कि भाई मेरी डिमांड्स तो शायद नहीं मानी जाएंगी, और फिर एक वक्त आए कि वो मजबूर होके सरेंडर कर दे, हथियार डाल दे और ख़ुद को कानून के हवाले कर दे। ये हो सकता है। अच्छा, इसके बाद एक्सप्रेसिव सिचुएशन में हमने आपको बताया था कि एक्सप्रेसिव सिचुएशन जो है, जहाँ जज्बातियत ऑलरेडी ज़्यादा है, जहाँ जज्बात का इजहार किया जा रहा है, वहाँ पर कन्फ्रंटेशन, तसादुम, ये नहीं करना है आपको।
अगर आप वहाँ तसादुम का रास्ता इख्तियार करेंगे, कन्फ्रंटेशन करेंगे, तो आप अपने सब्जेक्ट को एक ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे कि वो पहले ही डरा हुआ है, वो पहले ही परेशान है, पहले ही जज्बाती है, वो वायलेंट हो जाएगा। वो उसके और आपके दरमियान कोई ट्रस्ट नहीं बन सकेगा, कोई एतमाद पैदा नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से वो डिफेंसिव ऑप्शन में चला जाएगा और फिर आपके साथ बातचीत भी मुश्किल हो जाएगी, आप उससे कोई बात मनवा भी नहीं सकेंगे और ऐसी सिचुएशन के अंदर वो कोई भी वायलेंट सिचुएशन इख्तियार कर सकता है और कॉन्फ्लिक्ट पहले से ज़्यादा बढ़ सकता है। जबकि इसके बरक्स हमें चाहिए ये कि ऐसी सिचुएशन में, एक्सप्रेसिव सिचुएशन में हम नॉन थ्रेटनिंग यानी गैर धमकी आमेज रवैया इख्तियार करें, बिल्कुल पीसफुल, काम एंड क्वाइट और एक्टिव लिसनिंग के तौर पे काम करें। एक्टिव लिसनिंग की डेफिनेशन मैं ज़रा बताता चलूँ। एक्टिव लिसनिंग में और हियरिंग में फ़र्क है। ये ज़रा समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काम आता है हमारे और पुलिस ऑफिसर्स के लिए तो बड़ा ही काम का पॉइंट है। उसकी वजह ये है कि एक्टिव लिसनिंग, जिस पुलिस ऑफिसर के अंदर ये क्वालिटी मौजूद है, उसको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में। क्या है एक्टिव लिसनिंग? इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। एक चीज़ होती है हियरिंग। हियरिंग क्या है? आवाज़ आपके कानों में आ रही है, आप सुन रहे हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आवाज़ का आपके कानों में आना हियरिंग है, आवाज़ आपके कानों में आ रही है, ये हियरिंग है। आप उसे सुन रहे हैं, ये लिसनिंग है। हियरिंग और लिसनिंग में फ़र्क ये है कि हियरिंग में कहने वाला क्या कह रहा है मुमकिन है आपकी तवज्जो ना हो और आप उसके लफ्ज़ों पे ध्यान भी ना दे रहे हो। लिसनिंग में आप उसके तवज्जो दे रहे होते हैं, ध्यान दे रहे होते हैं और उसकी बात को सुनकर समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये लिसनिंग है। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ हियरिंग नहीं कर रहे होंगे बल्कि लिसनिंग कर रहे होंगे, यानी जो बात मैं कह रहा हूँ उसे आप समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। दिस इज़ लिसनिंग। हियरिंग में सिर्फ कानों में आवाज़ पड़ रही है, आप दूसरे काम भी, मिसाल के तौर पे ये सेशन चल रहा है और आप पुलिस ऑफिसर तो हैं, आप बिजी हैं, अचानक आपको ऑफिस का कोई काम आ गया या कोई बंदे आपके पास आ गए, आपसे बात करने लगे, तो आपने कान में हेडफोन्स लगाए हुए, मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है, तो लिसनिंग हो रही है, लेकिन आप उसको सुन के गौर नहीं कर रहे उस पर, क्या कह रहा हूँ, उसका मकसद क्या है, कि आप गौर नहीं कर रहे, तो आप हियरिंग कर रहे हैं लेकिन लिसनिंग नहीं कर रहे। लिसनिंग का मतलब है कि आप सुन भी रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। और फिर अगला स्टेप है, पहला स्टेप था हियरिंग, दूसरा लिसनिंग, तीसरा स्टेप है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में आप हमतन गोश हैं, आप तमाम फोकस अपनी बॉडी का, अपने माइंड का तमाम फोकस सामने वाले की तरफ लगा देते हैं और उसकी बात को समझते हैं, उसकी बात को महसूस करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ अपने बॉडी जेस्चर के साथ, अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ आप उसे ये तासुर भी देते हैं कि आपकी तवज्जो का मरकज सिर्फ वही शख्स है और उसकी गुफ्तगू है। समझ गए मेरी बात को? दिस इज कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स बड़े ज़रूरी हैं। देखिए, आपके पास कोई कंप्लेनेंट आता है ना जब, तो एक चीज़ महसूस किया करें कि ये पता नहीं कहाँ से चला है, थाने आने से पहले अपने घर से चला है, जगह से रहा, वो कोई और होगा और किन किन मुसीबतों परेशानियों से गुजर के आया होगा। अब ये जब आपके पास आया है तो सबसे पहली चीज़ जो आप इसके साथ कर सकते हैं, एक इंसाफ, वो ये है कि आप एक्टिव लिसनिंग इसको दें। कम से कम ये इसका राइट है, इसका हक है कि आप इसे एक्टिव लिसनिंग दें। मसलन अगर मेरे पास एक कंप्लेनेंट आता है और मैं जनाब यूँ काम कर रहा हूँ अपनी फ़ाइल पर, मैं कहता हूँ हाँ बैठो, बैठ गए, हाँ बताओ, और मैं साथ साथ अपनी फ़ाइल पर काम कर रहा हूँ, पेपर पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन भी देख रहा हूँ, बताते जाओ, तो आप ये सोचें कि सामने वाला क्या आपके बारे में राय टाइम करेगा। उसकी तसल्ली नहीं होगी, वो आपको अपनी बातें सुनाकर या अपना मसला बताकर भी सेटिस्फाइड, मुमकिन है 10 मिनट वो लगाए, आपके भी 10 मिनट गुजर रहे हैं, उसके भी 10 मिनट गुजर रहे हैं, लेकिन उन 10 मिनट के बाद भी आप उससे पूछो भाई सेटिस्फाइड हो, तो वो कहे नहीं जी मेरी कोई तसल्ली नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपने हियरिंग की है, कान में आवाज़ पड़ी है, लेकिन आपने लिसनिंग नहीं की, आपने उसकी बात को सुना और समझा नहीं। और दूसरा, आपने एक्टिव लिसनिंग नहीं की। एक्टिव लिसनिंग करने से होता यह है कि आप हमतन गोश होते हैं, सामने वाले का पूरा जो मुद्दा होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, एंड योर बॉडी and your mind is totally focused on the person sitting in front of you talking to you. This is active listening. So my dear officers, please अपने अंदर एक्टिव लिसनिंग की जो स्किल्स हैं इनको पैदा करें। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी मेहनत से हो सकता है। इसके लिए कुछ टेक्निक्स भी होती हैं, वो टेक्निक्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएंगी। एक्टिव लिसनिंग को इंटरनेट
के ऊपर सर्च कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। तो मैं ये बात कर रहा था कि जो एक्सप्रेसिव सिचुएशन है उसमें एक्टिव लिसनिंग से बड़ा फ़ायदा होता है। एक्टिव लिसनिंग से सब्जेक्ट को ये महसूस होता है कि आप उसकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वजह से जो एक गैर मुतसादिम रवैया होता है, नॉन कॉन्फ्रंटेटिव रवैया होता है, उसकी वजह से आपके और उसके दरमियान ट्रस्ट बिल्ड होता है। और ये सिचुएशन आपको कल को निगोशिएशन करने में, उसका कॉन्फिडेंस विन करने में फ़ायदा देती है। और आखिरी में हमने एक्सप्रेसिव सिचुएशन के हवाले से कुछ और पॉइंट्स आपसे शेयर किए थे कि एक्सप्रेसिव सिचुएशन में एक्सप्रेसिव वेंटिलेशन होती है, जज्बात का एहसास होता है, भड़ास निकालने वाली बात होती है, तो उनको मौका दे देना चाहिए कि भाई अपनी भड़ास, जब तक कि वो मुतशद्दिद ना हो, जब तक कि वो वायलेंस ना करें, जब तक कि वो लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन्स को नुकसान ना पहुंचाएं, उन्हें मौका दिया जा सकता है कि वो अपने जज्बात का इजहार कर लें। अगर नारे लगाने से, शोर करने से जज्बात का इजहार हो रहा है तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, जब तक कि वो गैर कानूनी किसी अमल में मुलव्विस नहीं हो जाते। फिर उसके बाद इसमें हमने बताया था कि वो इमोशनल होते हैं, वो सेंसलेस हो जाते हैं और ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की कैफियत में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में भी जा सकते हैं। एक्सप्रेसिव सिचुएशन में हमने बताया था कि उनका कोई क्लियर गोल नहीं होता, कोई क्लियर उनका मकसद नहीं होता, कोई सब्सटेंटिव डिमांड नहीं होती, अनरियलिस्टिक बात करते हैं और एस्केप करने के लिए भी कोई रास्ता आपसे नहीं मांगते। फिर हमने ये बताया था कि रैशनल थिंकिंग क्या है, कि जो कुछ आप कर रहे हैं उस काम के, उस अमल के नतीजे पर आपकी नज़र हो, जो कुछ कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में भी आपको फिक्र हो, दैट इज़ रैशनल थिंकिंग। इमोशनैलिटी जब बढ़ती है तो रैशनल थिंकिंग कम हो जाती है और फिर आपको उसके नताइज से आप बेखबर हो जाते हैं जो कुछ आप कर रहे होते हैं। इसलिए कहते हैं ना, गुस्से में आदमी नुकसान कर लेता है, अपना भी दूसरे का भी। तो नुकसान क्यों करता है? क्योंकि वो ऐसा काम कर रहा होता है जिसके नतीजे पे उसकी नज़र नहीं होती और उसके नतीजे में नुकसान हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड द एब्सेंस ऑफ रैशनल थिंकिंग। और उसके बाद आया था कि रेज, एंगर, गुस्सा, नफरत, फ्रस्ट्रेशन, इसकी बिना पर वो ये काम कर रहे होते हैं। और एक्सप्रेसिव सिचुएशन में हमने आखिर में कहा था कि उनको पुलिस से कोई खास रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, उनका फोकस, अगर वो किसी को यरगमाल बना लेते हैं तो उसी के ऊपर उनका फोकस होता है और वो उनका विक्टिम होता है, उसके साथ उनका कोई क्वेश्चन होता है, उस वाक़े का कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है और फिर आखिर में ये भी हो जाता है कि वो उस शख्स को कत्ल करे और उसके बाद खुद को भी सुसाइड कर लें, जैसा कि मैंने एक मिसाल भी आपको दी थी। ये क्राइसिस सिचुएशन भी आपको फेस करनी पड़ सकती है एक्सप्रेसिव सिचुएशन में। सो दिस वाज द फर्स्ट मॉड्यूल से जिक्र किया था। इसके आज का ये डिस्कशन कंप्लीट होता है। दो चीज़ें इसमें हम आपसे कहेंगे। एक तो मैं फर्स्ट मॉड्यूल में जब हम हिस्टोरिक बैकग्राउंड पढ़ा रहे होते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि दो वाक़यात हैं इस सिलसिले में बड़े इम्पोर्टेंट, उनको आप ज़रा स्टडी करें और मैं ये चाहूँगा कि आप ऑफिसर्स जो हैं इन दो वाक़यात को नोट कर लें और इनको मैं चाहूँगा कि फुरकान आप इनको मैसेज भी कर दें ये दोनों वाक़यात। एक वाक़या 1972 में म्यूनिख, जर्मनी का, वेस्ट जर्मनी का शहर म्यूनिख, उसके अंदर एक बहुत बड़ा होस्टेज क्राइसिस हुआ था 1972 में, बहुत बड़ा वाक़या हुआ था। इसको आप इंटरनेट के ऊपर स्टडी करें और कल जब हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे तो आई वुड लाइक टू नो कि आप में से किसने इसको पढ़ा है और कौन जानता है कि 1972 में म्यूनिख जो जर्मनी का शहर है उसमें क्या हुआ था। और 1973 में स्टॉकहोम स्वीडन का एक सिटी है, वहाँ पर एक वाक़या हुआ था होस्टेज क्राइसिस के हवाले से। तो 1973 में स्टॉकहोम में क्या वाक़या हुआ था, इस बारे में भी आप इंटरनेट पे पढ़ें। ये दो वाक़यात हैं, दो मुख्तलिफ ऑफिसर्स से मैं चाहूँगा कि ये सुनूं और वो हमारे जो है ना वो कल दोनों ऑफिसर्स हमें बताएंगे तो वी विल बी वेरी ग्लैड और हम उनको जो है वो सुनेंगे और बाकी हमारे ऑफिसर्स से भी शेयर करेंगे उन ऑफिसर्स के ज़रिए से कि 1972 में म्यूनिख जर्मनी में क्या वाक़या हुआ था होस्टेज क्राइसिस के हवाले से और 1973 में स्टॉकहोम स्वीडन में क्या वाक़या हुआ था होस्टेज क्राइसिस के हवाले से। ये आज का मॉड्यूल था, आज की डिस्कशन थी। आखिर में आपको एक असाइनमेंट है, वो फुरकान बताएंगे, कुछ वीडियोस हैं ये फुरकान आपको दिखाएंगे या आपसे शेयर करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको शेयर कर देंगे। इन वीडियोस को आपने देखना है और इसके बाद आपने 3-4 क्वेश्चंस हैं जो लेफ्ट साइड पे आपको लिखे नज़र आ रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ये आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देंगे कि ये क्वेश्चंस क्या हैं, कि जो वीडियोस हैं उनको देख के आपने ये सोचना है कि पाकिस्तान में इस हवाले से आपने क्या देखा, कौन से वाक़यात ऐसे देखे हैं, उनमें क्या होता देखा है आपने पाकिस्तान में। फिर दूसरा, पाकिस्तान में अगर इस तरह का कोई वाक़या होता है
तो उसमें क्या डिफरेंस आपने नोट किया है, क्या मुख्तलिफ होता है वेस्ट के जिस वाक़े की वीडियो आप देख रहे हैं उसमें और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है। फिर तीसरा, अगर ऐसे हालात से निमटना पड़ जाए तो आप कौन सी मुख्तलिफ स्ट्रेटजी इख्तियार करेंगे ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या आप वही तरीके इस्तेमाल करेंगे जो वीडियोस में नज़र आ रहे हैं, या आप कुछ और तरीके इस्तेमाल करेंगे। जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं उसी तरीके से आप डील करेंगे या कुछ और तरीका इख्तियार करेंगे। और आखिर में ये पूछा जाएगा कि क्या पाकिस्तान में हुकूमत का मद्दूबा रद्द-ए-अमल वही होगा जो वीडियो में है या उससे मुख्तलिफ। यानी जो वेस्ट में गवर्नमेंट्स अपनी सिचुएशंस को डील करने के लिए जो तरीका इख्तियार करती हैं, क्या पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट उसी तरह का सिचुएशन इख्तियार करेगी? आपका क्या ख्याल है? सो ये 3 सिचुएशंस आपको दिखाएंगे। एक 2021 के अंदर यूएस कैपिटल हिल पे एक चढ़ाई कर दी थी एक मॉब ने, बड़ा अनप्रेसिडेंटेड वाकया था यूएस की हिस्ट्री में, वरना यूएस में ये बड़े सैंक्टिटी वाले मकामात समझे जाते हैं और वहाँ पर इस तरह की वायलेंस नहीं होती, लेकिन वहाँ इस तरह का वायलेंट क्राउड गया था और बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हुई थी। उसकी वीडियो आपको दिखाएंगे। एक दूसरी जंप करने की वीडियो फ्रॉम अ हाइट आपको दिखाई जाएगी। एक शूटर की वीडियो, ये वीडियोस आपसे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे और ये जो सवालात हैं ये आपके साथ शेयर कर देंगे फुरकान। तो मैं अभी अपना ये डिस्कशन कंप्लीट करता हूँ और अगर आप में से किसी को भी इस सेशन के मुतालिक कोई भी सवाल हो, आज के मॉड्यूल में जो कुछ हमने सीखा या बात की या कल हमने जो इंट्रोडक्शन दी थी उस बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि आप वो अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करें और वो फुरकान हमसे शेयर कर लेंगे बिफोर द सेशन। और कल हम सेशन शुरू होते में आपके सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे और फिर हम नेक्स्ट मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे। ओवर टू यू फुरकान एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड। कल इंशाल्लाह 10 बजे आप लोगों से मॉड्यूल 2 के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। सो थैंक यू सो वेरी मच। ख्याल रखें अपना और कल मुलाकात होती है आप लोगों से 10 बजे। थैंक यू।